हेलो दोस्तों, कैसे हो? न्यू एपिसोड इज आउट। गाइस, कुछ इश्यूज की वजह से एपिसोड डेली नहीं आ पा रहे थे। अब से डेली एपिसोड आने वाले हैं। तो एपिसोड को लाइक कर दो और अगर चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब भी कर लो। नाउ एंजॉय द एपिसोड। चैप्टर 1188 थिक स्किन्ड। अपना मैसेंजर बुलाना। टैरो क्लब की जजमेंट और MI9 की मेंबर होने के नाते शियो समझ गई कि मैसेंजर का मतलब क्या है। उसे यह भी पता था कि न्यूमिनस एपिस्कोपेट के मिडिल रैंक्स में मैसेंजर्स का इस्तेमाल आम है। उसे ज्यादा पूछने का मौका न मिला कि उसने देखा फॉर्स आंखें खाली और कदम भारी भारी पहले फ्लोर के गेस्ट रूम की तरफ जा रही है। उसने एक हवाईली सी आवाज में कहा, मुझे थोड़ी देर सो लेने दो, बाद में बात करते हैं। वो अगले दिन सुबह तक सोती रही और खाने की खुशबू से जाग उठी। देसी पाए? फॉर्स ने आंखें घिसी और रूम से बाहर आई। देखा टेबल पर खाना लगा हुआ है। हाँ, गली के कॉर्नर वाला। अच्छा है। फॉर्स ने जोश से हकार दिया और डाइनिंग टेबल के पास बैठ गई। उसने जल्दी से एक देसी पाए उठाया और मुंह में डाल लिया। एक खत्म करने के बाद उसने मीठी आइस टी का एक घूंट पिया और संतुष्टि से आह भरी। ये है जिंदगी। अरे, मैं ब्रश करना भूल गई। जब वो फ्रेश होकर आई तब उसकी सोचने की ताकत वापस आई। उसने शियो की तरफ कंफ्यूज नजरों से देखते हुए कहा, तो MI9 ने तुझ पर कोई शक नहीं हुआ कि तू चुपके से जज कैसे बन गई? उन्हें लगता है कि उस वक्त सिर्फ पैसा ही मेरे लिए मोटिवेशन था। शियो ने उसे जो पता चला था बताया। फॉर्स ने अपने बाल सहलाते हुए मुस्कुराकर कहा, सही तो है, उन्हें चर्च ऑफ एवरनाइट से ही पूछने दो। उसने मुंह पर हाथ रखा और जमा ही ली। मैं वो मैसेंजर समन करने वाली हूं। इस रिकॉर्डिंग के दौरान उसने क्लीन के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले एड्रेस गवर्नमेंट स्पैरो और मिस्टर वर्ल्ड से बदलकर वो शख्स कर दिए थे। एक तरफ ये इज्जत था और दूसरी तरफ डर था कि कोई सुन न ले। अपनी दोस्त की बात सुनकर शियो ने आसपास देखा और हैरानी से पूछा, क्या तुम रिचुअल सेट नहीं करोगी? उसे याद था कि मैसेंजर को समन करने के लिए एक रिचुअल की जरूरत होती थी। वो तो सिर्फ एक तरीका है, उसने मुझे दूसरा तरीका बताया है। फॉर्स ने अपने कपड़े देखे और रियलाइज किया कि कल रात कपड़े बदलने का वक्त न मिलने की वजह से सब रिंकल्ड हो गए हैं। जब उसे एहसास हुआ कि उसे बाद में मैसेंजर से मिलना है तो उसने अपनी इमेज का ख्याल रखने का फैसला किया। वो जल्दी से सेकंड फ्लोर के बेडरूम में गई और एक बेज फ्रिली ड्रेस पहन ली। तैयार होकर उसने अपना राइट हैंड शियो के सामने उठाया और हवा से कुछ खींचने की कोशिश की। उसकी नज़रों में एक मायावी किताब बनी। वो तेजी से पलटने लगी और एक खास पेज पर रुक गई। अगले ही सेकंड उसका हाथ भारी हो गया और एक आकृति वॉइड से प्रकट हुई। ये गवर्नमेंट स्पैरो था जिसने हाफ टॉप हैट और ब्लैक कोट पहनी थी। उसकी शक्ल ठंडी थी और उसमें एक अटल दृष्टि थी, लेकिन उसकी आंखें थोड़ी सी बेजान लग रही थीं। क्या मैं सफल हुई? ये सिर्फ मेरा दूसरा अटेम्प्ट है। मैंने कल सिर्फ एक बार ट्राई किया था और फेल हो गई थी। फॉर्स की आंखें फैल गईं, जैसे वो ज्यादा रोशनी को देखना चाहती हूं ताकि सब कुछ और साफ दिखाई दे। उसे पता था कि ये वो हिस्टोरिकल वॉइड प्रोजेक्शन है जिसे उसने समन किया है, इसलिए वो इतनी घबराई नहीं थी। उसने सांस रोकी और गवर्नमेंट स्पैरो के प्रोजेक्शन की तरफ सावधानी से देखा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये असली है या नकली। उसे अभी भी उस पागल एडवेंचरर की जंगी कारनामों की याद थी। क्या फॉर्स ने एक्चुअली में गवर्नमेंट स्पैरो को समन कर लिया? क्या उसका मैसेंजर नहीं आना चाहिए था? क्या गवर्नमेंट स्पैरो अभी भी कुछ समन कर सकेगा? शियो के दिमाग में सवाल आने लगे। जब फॉर्स सोच रही थी कि अब आगे क्या करें, गवर्नमेंट स्पैरो की आंखों में थोड़ा सा मूवमेंट हुआ और उसकी नजर एकदम तेज हो गई। वो बिल्कुल जिंदा लग रहा था, बिल्कुल रिजिड और खाली ना लगा। फिर उसने एक नफीस सिल्वरी हारमोनिका निकाला और बजाया। उससे कोई आवाज नहीं आई, लेकिन आसपास का माहौल ठंडक से भर गया और एक तेज हवा चलने लगी। फिर एक महिला जो एक अंधेरे और कॉम्प्लिकेटेड लॉन्ग ड्रेस पहने हुए थी और जिसके हाथों में 4 सुनहले बालों वाले लाल आंखों वाले सिर थे, वॉइड से बाहर आई। उसने अपनी 8 लाल आंखों से गवर्नमेंट स्पैरो को देखा। गवर्नमेंट स्पैरो ने हल्का सा सिर हिलाकर फॉर्स की तरफ इशारा किया। ये महिला को स्पिरिट वर्ल्ड की गहराई में 4 खास कोऑर्डिनेट सेट करने हैं, कृपया इनकी मदद करें। ठीक है, रेनीट टिनेकेर के एक सिर ने बोला, ऊपर नीचे हिलते हुए। गवर्नमेंट स्पैरो ने और कुछ नहीं कहा। खिड़की के पास जाते हुए उसने अपने लेफ्ट हैंड का ग्लव ट्रांसपेरेंट कर दिया। उसकी शक्ल जल्दी ही गायब हो गई, जैसे कि वो टेलीपोर्ट करके घर से बाहर चला गया हो। वो चला गया, बस ऐसे ही चला गया। मैंने जो हिस्टोरिकल वॉइड प्रोजेक्शन समन किया था वो ऐसे ही चला गया। फॉर्स का मुंह थोड़ा सा खुला रह गया, जैसे कि वो एक कॉमेडी देख रही हो। उसकी समझ के अनुसार जिस चीज को उसने बुलाया था वो उसके कंट्रोल में होनी चाहिए। वो कैसे कुछ इंस्ट्रक्शंस देकर चला जा सकता है? क्या ये पॉसिबल है कि हिस्टोरिकल वॉइड प्रोजेक्शन में असली शख्स जैसी ही पर्सनैलिटी हो? नहीं, ऐसा लग रहा है जैसे गवर्नमेंट स्पैरो खुद प्रकट हो गए हों। फॉर्स ने शियो की तरफ देखा और समझा कि वो भी उतनी ही कंफ्यूज्ड है। तभी फॉर्स ने एकदम से कांप उठा, जैसे कोई अति भयानक जीव उसे घूरता हो।
उसने बेजान पीछे मुड़कर देखा और रियलाइज किया कि गर्मन स्पैरो का मैसेंजर उसे अपनी 8 लाल आंखों से देख रहा है, उसे गौर से देख रहा है। गर्मन स्पैरो जितना डरावना। फॉर्स ने अपने ऊपर जबरदस्ती मुस्कुराहट लाते हुए कहा, मुझे परेशान करने के लिए माफ करना। इस पल रेनी टिनेकेर के 4 सुनहले बालों वाले लाल आंखों वाले सिर एक के बाद एक बोले, चाहिए, देना होगा 800 गोल्ड कॉइन्स। क्या पैसे भी देना होगा? फॉर्स का मुंह फिर से खुल गया, जवाब देने में अटक गई। कुछ सेकंड्स में उसके विचारों में तेजी आई और उसने अपनी सेविंग्स का हिसाब लगाना शुरू कर दिया। शियो को 2400 पाउंड उधार देने के बाद अब मेरे पास 780 पाउंड बचे हैं। पिछले कुछ दिनों में मेरा खर्च ज्यादा रहा है, लेकिन मेरी पुरानी नॉवेल्स की रॉयल्टीज अभी भी आती हैं। दूसरी इनकम और शियो ने जो 300 पाउंड वापस किए थे, उन्हें जोड़ने पर मेरे पास कुल 1258 पाउंड हैं। काफी हैं। फॉर्स ने तुरंत मान लिया, लेकिन उसे एक समस्या नजर आई। गोल्ड कॉइन्स सभी? रेनी टिनेकेर के चारों सिरों ने हल्का सा सिर हिलाया। जैसा कि सोचा था, सभी गोल्ड कॉइन्स होने चाहिए। मुझे याद है कि मिस्टर वर्ल्ड काफी देर से गोल्ड कॉइन्स जमा करने और उन्हें एक्सचेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या ये इस मैसेंजर को देने के लिए था? उसका और उसके मैसेंजर के रिश्ते में काफी कॉम्प्लेक्सिटी है। मिस्टर वर्ल्ड के पास अभी भी काफी गोल्ड कॉइन्स होंगे। मैं बाद में उनसे 800 गोल्ड कॉइन्स एक्सचेंज करने की कोशिश करूंगी। फॉर्स ने अंदर ही अंदर साय ऑफ रिलीफ लिया और कहा, ठीक है। मान करने के बाद फॉर्स ने देखा कि बेसिर मैसेंजर ने अपने हाथ के एक सिर को उठाकर उसके शोल्डर के पास के कपड़े दबोच लिया। आसपास के कलर्स ज्यादा सैचुरेटेड और ब्राइट हो गए, लाल और लाल, काले और सफेद और सफेद। इस तरह फॉर्स रेनी टिनेकेर के साथ उन्हीं सीन्स से गुजरी जिनके बारे में उसे कोई आइडिया नहीं था। ज्यादा देर ना लगी कि वो उस जगह पहुंच गई जहां हल्का सा कोहरा था। कोहरे की गहराई में एक के बाद एक आंख नजर आई, लेकिन वो जल्दी ही वापस चली गईं। जब फॉर्स ने हिस्टोरिकल वॉइड से गर्मन स्पैरो को बैकलैंड बुलाया, तो वो तुरंत हिस्ट्री के कोहरे में चला गया और फर्स्ट ईपॉक से पहले के एक दौर तक पहुंच गया। उसकी चेतना प्रोजेक्शन में जिंदा हो गई, जिससे फॉर्स की स्पिरिचुअलिटी पर बोझ कम हो गया। इस तरह क्लेन इनडायरेक्टली बैकलैंड वापस आ गया। यही वजह थी कि उसने मिस मैजिशियन को मैसेंजर बुलाने के लिए इतना कॉम्प्लिकेटेड तरीका यूज करने को कहा था। और हार्मोनिका से बुलाया गया मैसेंजर एक अलग मौजूदगी थी। इससे फॉर्स की स्पिरिचुअलिटी पर कोई एक्स्ट्रा बोझ नहीं पड़ा। अगर हिस्टोरिकल वॉइड गायब भी हो जाए तो रेनी टिनेकेर चाहे तो असली दुनिया में रह सकती थी। एक टेलीपोर्टेशन के बाद क्लेन की शक्ल सेंट सैमुअल कैथेड्रल के पास एक तन्हा गली में प्रकट हुई। फिर उसने अपने फेसलेस पावर्स यूज करके अपनी शक्ल और शरीर बदल लिया। इस प्रोसेस के दौरान हालांकि गली में कुछ पेडेस्ट्रियंस के वो एक इल्यूजन से प्रभावित थे। उन्होंने कोई नया साथी अपने पास अचानक प्रकट होते नहीं देखा। इसके तुरंत बाद क्लेन ने अपने कपड़े ठीक किए, अपनी टॉप हैट दबाई और तेजी से सेंट सैमुअल कैथेड्रल की तरफ चलकर मेन प्रेयर हॉल के साइड में एक सीट पर बैठ गए। अपनी टॉप हैट उतारकर एक इज्जत भरा नाम लेकर उसने दिल से अपने सीने पर एक लाल चांद बनाया। फिर उसने हाथ जोड़े आंखें बंद की और एवरनाइट गॉडेस के लिए धीरे से प्रेयर की। मैं अभी डार्क डेमोनिक वुल्फ के बीते कल के निशान ढूंढ रहा हूं ताकि उसकी एग्जैक्ट हालत समझ सकूं। इस पॉइंट पर उसे याद आया कि डार्क डेमोनिक वुल्फ एवरनाइट गॉडेस की एक पुरानी साथी रही होगी। दोनों एक दूसरे के बारे में काफी कुछ जानते होंगे, इसलिए उसने जल्दी से जोड़ा, मुझे नहीं पता, आप कुछ सुझा सकती हैं। उसने कोई जवाब का इंतजार नहीं किया, बजाय इसके उसने एक शांत भाव बनाए रखा और आगे बढ़ा, इस काम के पूरा होने के बाद मैं पूरी तरह से पूर्व की तरफ जाने का इरादा रखता हूं। देखता हूं क्या मैं वेस्टर्न कॉन्टिनेंट पहुंच सकता हूं और वहां की क्या हालत है। मैं इस मौके का फायदा उठाकर अमोन की टक्कर से बचने और दूसरी संभावनाएं ढूंढने का प्रयास करूंगा। प्रेयर खत्म करने के बाद उसने अपने सीने पर क्लॉकवाइज 4 बार थपथपाया और धीरे से कहा, लेडी की प्रशंसा करो। जब उसने ये बोला तब उसके सामने अचानक से एक अंधेरा नाइट स्काई नजर आया जिसमें अनंत तारे थे। एक संदेश बेजान उसके दिमाग में आ गया। ये डार्क डेमोनिक वुल्फ कोटार के बारे में जानकारी थी। क्लेन थोड़ी देर के लिए रुक गया। जब उसके सामने वो तारों भरा स्काई बिल्कुल गायब हो गया, तभी वो अपनी चेतना में वापस आया। उसने गॉडेस की एक बार फिर दिल से प्रशंसा की। सेंट सैमुअल कैथेड्रल से निकलकर उसने क्रीपिंग हंगर और एक और टेलीपोर्टेशन से शेरवुड बरो में स्थित होली विंड कैथेड्रल के पास पहुंचा। वो लॉर्ड ऑफ द स्टॉर्म से प्रेयर करना चाहता था। उसने ऊंचाई तक पहुंचती स्टीपल की तरफ देखा और कुछ पलों के लिए कुछ हेजिटेशन महसूस की। उसे वाकई यकीन नहीं था कि उसे बैकलैंड में लॉर्ड ऑफ द स्टॉर्म्स के चर्च के हेडक्वार्टर्स में जाना चाहिए। मैं तो सिर्फ एक हिस्टोरिकल वॉइड प्रोजेक्शन हूं, डरने की कोई बात नहीं। प्रेयर करने से मेरा कुछ जाने वाला नहीं, लेकिन अगर लॉर्ड ऑफ द स्टॉर्म्स ने अमोन की स्थिति के बारे में सुन लिया और उसने मुझे 032 प्रदान करने का फैसला कर लिया, तो मुझे डार्क डेमोनिक वुल्फ का शिकार करने का खतरा नहीं उठाना पड़ेगा। इंसान को हमेशा उम्मीद रखनी चाहिए। कुछ सोच के बाद उसने आखिरकार फैसला कर ही लिया। उसने धीरे से हाथ उठाया और इनूनी को, जो अभी तक अमोन से पैरासिटाइज नहीं हुआ था, हिस्टोरिकल वॉइड से बुला लिया ताकि वो होली विंड कैथेड्रल में अपने असली रूप में जा सके।
1-2 मिनट बाद बैकलैंड के ऊपर अचानक से एक अंधेरा बादल छा गया। होली विंड कैथीड्रल में एक चांद किरीट सिल्वर लाइटनिंग दिखाई दी, लेकिन किसी ने भी उसे गौर नहीं किया। चैप्टर 1189 विंटर गिफ्ट्स डे। आसमान के अंधे बादल बदलते ही होली विंड कैथीड्रल में सब कुछ नॉर्मल हो गया। एक नज़दीकी कॉर्नर में क्लाइन ने अपना हाथ उठाकर अपनी पेशानी मली। उसके होंठ हिलने लगे और वो बेजान बोला, अगर तुम मुझे देना नहीं चाहते ठीक है, लेकिन तुमने मेरे मैरियोनेट को क्यों मारा? फिर उसने एक गहरी सांस ली और उसकी शक्ल तेजी से धुंधली पड़ गई और गायब हो गई। हिस्टोरिकल वॉइड प्रोजेक्शन को मेंटेन करने की टाइम लिमिट खत्म होने वाली थी। आखिर एक स्क्राइब की हाई लेवल पावर की नकल ओरिजिनल वर्जन से काफ़ी अलग थी। सीक्वेंस 6 का सीक्वेंस 3 को समन करने का बोझ काफ़ी भारी था। हालांकि एक स्कॉलर ऑफ योर अपनी चेतना ट्रांसफ़र करके स्पिरिचुअलिटी एक्सपेंडिचर कम कर सकता है, लेकिन फोर्स के लिए उसे ज़्यादा देर तक रखना नामुमकिन था। बैकलैंड के आउटस्कर्ट्स में टसक रिवर के डाउनस्ट्रीम लियोनार्ड ने अपने लाल दस्ताने छुपाए और धीरे धीरे एक खास जगह की तरफ चलना शुरू किया। अचानक से पलेज ज़ेरोस्ट की थोड़ी सी उम्रदराज आवाज़ उसके दिमाग में गूंज उठी। तेरा पुराना साथी कैसा चल रहा है आजकल? टैरो क्लब की बातचीत याद करते हुए लियोनार्ड ने आवाज़ दबाकर कहा। उसने अभी अमोन के अवतार ने लगाए हुए ट्रैप से बच निकला है। वो सच की तलाश में फोरसेकन लैंड ऑफ द गॉड्स में है। उसकी बात सुनकर पलेज ज़ेरोस्ट ने और कुछ नहीं कहा और लियोनार्ड को आगे बढ़ने दिया। खास कोऑर्डिनेट्स सेट करने के बाद फोर्स को गर्मन स्पैरो के मैसेंजर ने वापस असली दुनिया में भेज दिया। मैं बहुत थक गई हूं, जबकि मैं अभी कुछ देर पहले ही उठी थी। ये ज़रूर होगा कि हाई सीक्वेंस बियॉन्डर पावर्स मेरी स्पिरिचुअलिटी को बहुत खींच रही हैं। फोर्स ने मुंह पर हाथ रखकर जंभाई ली। उसने शियो की तरफ थकी हुई शक्ल से देखा। हो सकता है शियो ने अपनी दोस्त की बात से सहमति जताई। उसकी इंट्यूशन उसे बता रही थी कि जो गर्मन स्पैरो प्रोजेक्शन बुलाया गया था वो ज़रूर आम नहीं था, वो एक सेंट के बराबर भी हो सकता है। कुछ हेजिटेशन के बाद शियो ने कहा, थोड़ी देर और सो जाओ, इस हालत में एडवांस करने की कोशिश मत करना। मेरी एक पुरानी ट्रायल में मर्डरर मेंटली साइकोटिक था। वो जानबूझकर अपने दोस्तों, अपने स्टूडेंट्स और जिन्हें उसने अपने यहाँ रखा था ट्रैम्प्स को हर तरह की नेगेटिव स्टेट्स में पोशंस पिलाता था। उन्हें कंट्रोल खोते हुए देखता था और देखता कि वो किस तरह के मॉन्स्टर्स में बदलते हैं, घिनौने और डरावने। इस आदमी का मकसद क्या था? फोर्स एक सेकंड के लिए रुक गई। 2 मकसद थे। एक ये देखना कि क्या एक ही पोशन अलग अलग लोगों पर कंट्रोल की एक ही लॉस लाती है। दूसरा, ऑयल पेंटिंग्स का इस्तेमाल करके उन सीन्स को रिकॉर्ड करना। उसे यकीन था कि पागलपन, दर्द और डिस्टॉर्शन में एक अनोखी ब्यूटी है जो उसकी सबसे बड़ी क्रिएटिव पैशन को जगा सकती है। शियो ने उस ट्रायल को याद किया। उसे गुस्सा और एक डर महसूस हुआ। वो एक पूरा पागल था। उस आदमी को फांसी पर चढ़ाया जाना चाहिए था। फोर्स ने सोचकर ही कांप उठी। उसने दांत पीसे और कहा, क्या वो एक कल्टिस्ट था? शायद, लेकिन कोई क्लूज नहीं थे। सरफेस पर वो एक आउटस्टैंडिंग आर्टिस्ट लगता है और वो इंटरनेशनली बहुत फेमस है। अगर उसके 5 से ज्यादा स्टूडेंट्स और दोस्त पिछले कुछ सालों में गायब ना हुए होते जिसने हमारा ध्यान खींचा, तो शायद उसे तब तक इंतजार करना पड़ता जब तक वो बिल्कुल पागल ना हो जाए और कंट्रोल ना खो दे, एक मॉन्स्टर ना बन जाए, तब जाकर ये बात पता चलती। शियो अचानक थोड़ी देर रुकी और फिर बोली। उस वक्त लॉ एनफोर्समेंट टीम के हर व्यक्ति ने, जिसने उसकी छुपी हुई बेसमेंट खोली थी, उल्टी कर दी थी। हर तरह के म्यूटेटेड और डरावने कॉप्सेस थे और ऊपर लटके हुए थे हर तरह के दिल दुखाने वाले लेकिन दिलचस्प ऑयल पेंटिंग्स। एक घृणा करने वाला आदमी, लेकिन ये एक बहुत दिलचस्प कहानी भी है। फोर्स ने थोड़ा सोचकर कहा, क्या वो डेविल था? नहीं, वो साइकाइट्रिस्ट था। शियो ने अपनी दोस्त की गैस को रद्द कर दिया। तुमने उसे मौत की सजा सुनाई थी? फोर्स ने उम्मीद से पूछा। शियो ने सर हिलाया। उसके डिफेंस लॉयर ने मुझे कन्विंस किया कि वो एक सील्ड आर्टिफैक्ट रिसर्चर के लिए ज्यादा मुनासिब है। लॉयर? पैरानॉर्मल कोर्ट में लॉयर्स होते हैं? क्या वहां डायरेक्ट ट्रायल नहीं होता? फोर्स ने हैरानी से पूछा। शियो ने अपने सुनहरे बाल ठीक किए और कहा, हमारे बीच लॉयर पाथवे के कुछ बियॉन्डर्स हैं जो एक्ट भी करना चाहिए। जरूर, उन्हें नहीं पता कि वो एक्ट कर रहे हैं। ठीक है।
फॉर्स ने फिर से जंभाई ली और फायरप्लेस के पास रखी रिक्लाइनिंग चेयर की तरफ इशारा किया। मैं थोड़ी देर सो लूंगी। क्या तुम्हारा काम नहीं है? हम छुट्टी ले सकते हैं, शियो ने साफ शब्दों में जवाब दिया। फॉर्स ने और नहीं पूछा और फायरप्लेस की तरफ चलकर उसी में गिर पड़ी। लगभग 2-3 घंटे बाद वो जाग उठी और 15 मिनट तक कॉजिटेट किया। इसके बाद उसने अपने टीचर डोरियन ग्रे इब्राहम द्वारा दिए गए ट्रैवलर बियॉन्डर कैरेक्टरिस्टिक और सप्लीमेंट्री इंग्रेडिएंट्स ढूंढे और एक पोशन बॉटल तैयार की। पोशन का रंग सफेद था लेकिन ट्रांसपेरेंट था। ऐसा लग रहा था जैसे आधा पिघला हुआ बर्फ का पानी जो कभी-कभी हल्के हरे बुलबुले पैदा कर रहा था। फॉर्स ने पोशन पकड़ा और एक तरफ गार्ड पर खड़ी अपनी दोस्त की तरफ देखकर वो मुस्कुरा कर बोली, अगर मैं कंट्रोल खो दूं तो बिल्कुल हेजिटेट मत करना, सिर्फ मेरा सर काट देना। नहीं, पहले प्रेयर करना, शायद मुझे बचाने का मौका मिल जाए। शियो ने धीरे से सर हिलाया। इसी हालत को मेंटेन रखना। फॉर्स ने चुपके से सांस छोड़ी और बिना किसी हेजिटेशन के उसने बॉटल उठाई और एक ही घूंट में पी गई। एक पल में उसे महसूस हुआ कि उसका शरीर और उसकी आंखें एक के बाद एक चमक उठीं। वो उसके शरीर के आसपास ब्लास्ट कर रहे थे और एक के बाद एक मायावी दरवाजे खोल रहे थे। फॉर्स की चेतना बेजान ही उनमें से एक दरवाजे में चली गई। उसका पूरा शरीर ट्रांसपेरेंट हो गया, जैसे कि वो गायब हो गई। इस तरह की कंफ्यूज्ड स्टेट ऑफ माइंड में फॉर्स अपनी सेल्फ अवेयरनेस को वापस हासिल करने से रह गई। शुक्रिया था कि उसे पिछले कुछ दिनों में काफी सताया गया था और उसकी विल पावर मजबूत थी। इसके अलावा उसे कभी-कभी स्पिरिट वर्ल्ड में चारों खास कोऑर्डिनेट्स महसूस होते थे। आखिरकार वो धीरे-धीरे अपनी चेतना में वापस आई। एक अनजान पीरियड ऑफ टाइम के बाद उसे एहसास हुआ कि वो स्पिरिट वर्ल्ड की गहराई में पहुंच गई है। अपनी एग्जैक्ट लोकेशन बताना मुश्किल था और वापस जाने का रास्ता ढूंढना भी। 4 खास कोऑर्डिनेट्स की मदद से फॉर्स धीरे-धीरे वापस एक जानी पहचानी जगह की तरफ ट्रैवल करती हुई सैचुरेटेड स्टैक्ड कलर्स और हल्के कोहरे को छोड़कर स्पिरिट वर्ल्ड से बाहर निकल आई। 4 खास कोऑर्डिनेट्स सिर्फ वापस रास्ता ढूंढने में ही मददगार नहीं थे, वो मेरी सेल्फ अवेयरनेस को मेंटेन करने में भी असरदार थे। मेरे टीचर सिर्फ सीक्वेंस 7 है, इसलिए बिना किसी एक्चुअल एक्सपीरियंस के ऐसी जानकारी छूट जाना लाजमी है। फॉर्स ने सोचते हुए शियो की तरफ देखा और हल्का सा मुस्कुरा दी। मैं एक ट्रैवलर हूं। शियो ने आराम की सांस ली और क्यूरियोसिटी से पूछा, तुम्हें क्या नई बियॉन्डर पावर्स मिली हैं? मेन पावर है टेलीपोर्टेशन और इनविजिबल हैंड। इसके अलावा डेमीगॉड लेवल बियॉन्डर पावर्स जिन्हें मैं रिकॉर्ड कर सकती हूं, उनकी संख्या 4 हो गई है। असल इफेक्ट सीक्वेंस 4 के करीब होंगे। फॉर्स ने खुद को जांचा, फिर उसने हाथ उठाकर रूम के उस पार से जो डिविनेशन के लिए इस्तेमाल होता था एक टैरो कार्ड खींच लिया। ये एक व्यक्ति था जिसके राइट हैंड में सेप्टर था जो आसमान की तरफ इशारा कर रहा था। उसके लेफ्ट हैंड ने जमीन की तरफ इशारा किया। उसके सामने होली ग्रेल, एक सेप्टर, एक तलवार, स्टार कॉइन्स जैसी चीजें थीं। द मैजिशियन कार्ड। हर साल की सबसे लंबी रात एवर नाइट गॉडेस का जन्मदिन होता है, जिसे आमतौर पर विंटर गिफ्ट्स डे कहा जाता है। इस दिन सारे एवर नाइट बिलीवर्स पास के कैथीड्रल जाते हैं सूरज के डूबने का देखने। जब रात छा जाती है तो वो मास में शामिल होते हैं, एक पवित्र भोजन का आनंद लेते हैं, हिम्स सुनते हैं और हर तरह की एक्टिविटीज करते हैं। लोएन के एवर नाइट बिलीवर्स के लिए साल 1350 बहुत भारी साल था। जंग की इंटेंसिटी और चीजों के दाम उनका अच्छा मूड छीन गए थे, लेकिन विंटर गिफ्ट्स डे पर वो फिर भी अपने घरों से निकले थे, क्योंकि चर्च ऑफ एवरनाइट अलग अलग बड़े पब्लिक स्क्वायर्स में एक बड़ा मास रख रही थी ताकि गुजर चुके प्राणों को शांत किया जा सके। साथ ही कई फाउंडेशंस मास पर खाने के वाउचर्स बांटेंगी। जिन लोगों को ये मिलेंगी वो किसी भी रिलीफ पॉइंट्स या कैथीड्रल से मौजूद चीजें हासिल कर सकते हैं। इस वजह से स्टॉर्म और स्टीम बिलीवर्स भी विंटर गिफ्ट्स डे नहीं मनाते, वो पास के सबसे नजदीकी स्क्वायर की तरफ जाने लगे। वेस्ट बर्गो मेमोरियल स्क्वायर, जहां जॉर्ज III का ब्लास्ट होकर मौत हुई थी। एक ब्लैक क्लोक पहने हुए अपनी गोल्डन रिट्रीवर सूजी को एक लेदर बैग लेकर चलाते ऑड्री रिफाइंड दिखने वाले नोबल्स के बीच चलने लगी। उसकी शक्ल नॉर्मल लगी, लेकिन उसने कुछ दर्द और गिल्ट छुपा रखा था। उसे एक बूढ़े माइंड ड्रैगन का खून मिला था।
मैनिपुलेटर पोशन तैयार करने के बाद उसने उसे छोटे से बैग में रख दिया जो सूजी लेकर चल रही थी। सूजी अब एक सीक्वेंस 6 हिप्नोटिस्ट बन चुकी थी। उसे यकीन था कि यहां मौजूद ज्यादा लोग उसकी अबनॉर्मैलिटी नहीं देखेंगे और उससे चीजें छीनेंगे। बूढ़े माइंड ड्रैगन का खून दी हेर्मिट कैटेलिया से मिला था। जाहिर है उसे ये क्वीन मिस्टिक से मिला था और उसने इसके लिए 3000 पाउंड दिए। ये उसकी उम्मीद के मुताबिक था क्योंकि वो साइकोलॉजी अल्केमिस्ट से इंग्रेडिएंट्स हासिल करना नहीं चाहती थी। आखिर उसका डायरेक्ट सुपीरियर हाइवन रैम्बिस कुछ महीने पहले ही मरा था। एडवांसमेंट के लिए जरूरी चीजें जमा करने से लोगों का उसे शक की नजर से देखना लाजमी था। साइकोलॉजी अल्केमिस्ट्स के दूसरे मेंबर्स के पास इस बात को नोटिस करने की क्षमता और समझ दोनों थीं। इसके अलावा डेमीगॉड बनने के बाद साइकोलॉजी अल्केमिस्ट्स के काउंसलर से संपर्क करना पड़ता है। मिस्टर वर्ल्ड के कहने के मुताबिक उनके बीच माइंड डोमेन का एक फरिश्ता छुपा हो सकता है। मैं तैयारी करती रहूंगी। एक मुनासिब मौका और बहाने के साथ मैं ऑर्गेनाइजेशन में अपनी पोजीशन बढ़ाने की सोचूंगी। अभी अपनी स्ट्रेंथ छुपा कर रखती हूं। सुनहरे बालों चैप्टर 1190 रेजोनेंस। जब एंथनी स्टीवन विंसेंट के शब्द मेमोरियल स्क्वायर में गूंजे तो वो दूसरे इलाकों में भी फैल गए। मास में शामिल लोनी सिटीजन्स भाव विप्लव और उदास थे, अपने डिप्रेशन के बीच गर्माहट महसूस कर रहे थे। एक अलग स्क्वायर में अलग अलग क्वायर्स ने हिम्स गाना शुरू कर दिया। वो अतुल्य और पवित्र आवाज जैसे हर किसी के दिल की गहराई में गूंज रही थी। जमीन के ऊपर पूरा चेहरा लाल चंद का था और अपने आप के बारे में सपना देखना मीठा था, बच्चे, बीवी और माँ बाप का, लेकिन हमेशा के लिए। बेजान ही हर किसी ने अपनी आत्मा को पवित्र और अपनी स्पिरिचुअलिटी को प्रकृति से प्रकट होते महसूस किया। उन्हें ऐसा लगा जैसे वो एक सपने में हैं और एक शांत अंधेरे में घूम रहे हैं। उनके बच्चे यहाँ सो रहे थे, उनके माँ बाप, उनकी बीवियाँ, उनके पति, उनके दोस्त और जो गुजर चुके थे वो अब तकलीफ में नहीं थे। उन्हें अब कोई दर्द नहीं था। उनकी शक्लें शांत और कोमल थीं। हम रात के आसमान की तरफ देखते हैं, हम प्यार से उसका नाम लेते हैं, एवर नाइट गॉडेस। अगर वो हमें सुन लेगी वो जरूर मान जाएगी। मौत के सामने पवित्रता से मुस्कुराते हुए, आओ आराम करो और अच्छे से सो जाओ मेरे बच्चों। सपने में घूम रहे लोगों ने फिर से दुख की एक गहरी लहर महसूस की, जैसे कि उन्हें एहसास हो गया कि वो वाकई एक दूसरे को अलविदा कहने जा रहे हैं। उन्होंने बीते हुए सभी खूबसूरत लम्हों को याद किया। उन्होंने अपने परिवार के डाइनिंग टेबल पर स्वादिष्ट खाना खाने और मज़ा करने के मंजर को याद किया। उन्होंने उन लोगों को याद किया जो उन्हें प्यार से देखते थे और उन्हें चोट पहुंचते देखकर दर्द हुआ। जब उनकी मौत का पता चला तो ऐसा लगा जैसे उनकी आत्मा चीर दी जाए। उन्होंने उस जंग लाए अंधे बादलों और जुदाई को याद किया। वो इस शांत देश में चैन से सो रहे थे, अब कोई चिंता नहीं। लेकिन जो लोग बचे हैं उन्हें दिन रात की तकलीफ उठानी है, थके मिले और मुरझाए हुए। आंसुओं के एक एक बूंद टपकने लगे। मेमोरियल स्क्वायर में मास में शामिल लोग अब अपने भावों को दबा नहीं पा रहे थे और चुपके से अपना जमा हुआ दर्द छोड़ रहे थे। दुख की एक भारी लहर हवा में भर गई, क्वायर के गाए हुए गीतों के साथ मिलकर, जैसे कि उसका कोई सारूप हो। अपने हाथ विनम्रता से जोड़ो, अपनी छाती पर खामोश प्रार्थना करो और अपने दिल की गहराई से चिल्लाओ, सिर्फ शांति ही रास्ता है। जो लोग आंखें बंद करके चुपके से रो रहे थे वो बेजान ही हिम्स के अर्थ के अनुसार जैसे जेस्चर्स बनाने लगे। फिर वो अपने दिलों में चिल्लाए, एक दूसरे के भावों से प्रभावित होकर, सिर्फ शांति ही रास्ता है। दुख एक चोटी पर पहुंच गया जब मेमोरियल स्क्वायर पर 10,000 से ज्यादा दिलों ने अनुकंपन किया। इस पल ऑड्री ने आंखें खोली और झुककर अपने गोल्डन रिट्रीवर सूजी के साथ ले जा रहे लेदर पाउच से एक पोशन की बोतल निकाली। पोशन में अनगिनत लाइट की बूंदें तैर रही थीं, बिल्कुल कलेक्टिव सबकॉन्शियस के सागर का प्रकट रूप जैसे। ऑड्री ने कोई हेजिटेशन नहीं की। इस हालात में उसने बोतल का ढक्कन खोला और अंदर का द्रव्य एक ही घूंट में पी लिया। पहले की तरह जैसे वो पोशन को अपने गले से होते हुए पेट तक जाते महसूस करती थी, इस बार उसे तुरंत ही एबनॉर्मलिटी महसूस हुई। उसे लगा कि वो अब अपने शरीर को महसूस नहीं कर सकती। उसका पूरा वजूद एक विचार में जमा हो गया था, जैसे कि वो आसपास के मायावी सागर में घुल गई हो। ये पहली बार था कि उसने कलेक्टिव सबकॉन्शियस के सागर को बिना किसी सपने या माइंड आइलैंड से गुजरे देखा था। जैसे कि वो अपनी माँ की गोद में वापस आ गई हो। पैदा होने से पहले वो उस शुरुआत में वापस आ गई जहां मानव पूर्वजों के छोड़े हुए निशान लहरों से धुलकर बिखर रहे थे और प्रभावित हो रहे थे। डर, पागलपन और हर तरह के भयानक मेंटल करप्शन था।
एक पल के लिए ऑड्री के लिए विरोध करना मुश्किल हो गया। उसकी चेतना धुंधली पड़ गई और उसका शरीर हिलने लगा जैसे कि पिघलने के किनारे पर हो। लेकिन पास का सागर शांत नहीं था। वहां कुछ हद तक लहरें थीं जो आसपास गहरे दुख और दर्द को फैला रही थीं। इस प्रभाव में वो स्वयं जागरूक ऑड्री, जो कलेक्टिव सबकॉन्शियस के सागर से घुलने वाली थी, उसने भी अनुकंपन शुरू कर दी। अपने अंदर लागू न होने वाले दुख के भाव पैदा किए। दुख एक विचार से दूसरे विचार तक फैला। जल्द ही उसने ऑड्री के मोटेशन से बने विचारों के गोले को भर दिया। वो उसके सोल बॉडी से होकर उसकी आत्मा तक पहुंची। ऑड्री को आखिर थोड़ा सा होश वापस आया। उसने महारत से खुद को प्लेकेट किया, करप्शन को दूर करने के लिए कांस्टेंट क्यूज देती रही जब तक कि वो अपनी चेतना में वापस न आ गई। उसके कानों की आवाज साफ और साफ, तेज और तेज होती गई। आखिरकार वो कलेक्टिव सबकॉन्शियस के सागर में गूंज उठी। सिर्फ शांति ही रास्ता है, सिर्फ शांति ही रास्ता है, सिर्फ शांति ही रास्ता है। ऑड्री ने प्रार्थना को दोहराया और उसकी शक्ल जल्दी ही साफ हो गई। एक विचार से उसने खुद को कई ट्रांसपेरेंट और मायावी शरीरों में बांट लिया। वो कलेक्टिव सबकॉन्शियस के सागर से गुजरती हुई अलग अलग लोगों को दर्शाने वाले माइंड आइलैंड्स पर पहुंची और उन पर कदम रखा। इन जगहों पर वो अलग अलग लोगों से आने वाले दुख को साफ साफ देख सकती थी। आसमान से आने वाले बम शेल, एक फ्लीट बनाने वाली एयरशिप, फ्रंट लाइन से आने वाले बुरे खबर वाले खत, सामने ही खून और मांस के छींटे, वो प्यारा शख्स जो अचानक सामने गिर गया, वो पाइल ऑफ टॉयज जिसका अब कोई मालिक नहीं, ग्रेट स्मॉग से आने वाली खांसी की तह। सिर्फ शांति ही रास्ता है। गोल्डन रिट्रीवर सूजी ने भी मांस में आंखें बंद कर ली थीं और उसने मनुष्य भाषा का इस्तेमाल करते हुए दिल में उन शब्दों को दोहराया, लेकिन उसे अपने आसपास कोई बदलाव महसूस नहीं हुआ। अचानक से उसकी आत्मा में, उसके बॉडी ऑफ हार्ट एंड माइंड में ऑड्री की आवाज गूंज उठी। सूजी, मैं सफल हो गई। मैं हमेशा चिंतित थी। डर था कि मैं सीक्वेंस बढ़ने के साथ साथ पोषण के प्रभाव से ज्यादा बेपरवाह नहीं बन जाऊंगी, कि मैं एक इंसान की जगह ज्यादा से ज्यादा एक मिथिकल क्रीचर जैसी नहीं बन जाऊंगी। सूजी ने उलझन से सर उठाया और देखा कि सुनहरे बालों वाली लड़की की आंखें भरी हुई हैं, लेकिन आंसू बेजान ही उसके चेहरे पर बिखर गए हैं। फिर उसने दिल में ऑड्री को कहते हुए सुना, शुक्र है, मैं अभी भी उनका दुख महसूस कर सकती हूं। कितना अच्छा है। सूजी की नजरों में सुनहरे बालों वाली लड़की की आंखों के कोनों से आंसू की बूंदें टपक रही थीं। वे बिल्कुल साफ और चमकदार थीं। इस पल सूरज की आखिरी किरण निगल ली गई। रात ने शांति ला दी। हर किसी ने आंखें खोलीं और एक शांत आवाज में कहा, सिर्फ शांति ही रास्ता है। बिना रुके रोकर चमकीली और खुश मिजाज ऑड्री का मूड भारी हो गया। वो थोड़ी सी सेंसिटिव और थोड़ी सी उदास हो गई। इसने हर उस शख्स को जो उसे देखा, दिल की गहराई से प्यार का एहसास कराया। हर तरह के प्रोटेक्शन में वो एम्प्रेस बरो वापस आई और अपने रूम में पहुंची। तब उसे मौका मिला कि वो गंभीरता से खुद को जांच सके और कलेक्टिव सबकॉन्शियस के सागर से प्राप्त ज्ञान और अनुभव को हजम कर सके। दूसरे शायद न बता सकें, लेकिन ऑड्री को बहुत अच्छे से पता था कि आईने में वो लंबी सुनहरे बालों वाली, नीली आंखों वाली खूबसूरत अब अलौकिक ताकत रखती है, और एग्जैजरेटेड ड्रैगन स्केल डिफेंसेस भी। वो एक ब्लॉक ऑफ स्टील को एक पंच से तोड़ सकती है। अरे, मैं अभी भी ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन का इस्तेमाल कर सकती हूं। ये एक अधूरे मिथिकल क्रीचर रूप के इस्तेमाल के बराबर है, लेकिन मुझे पोषण की आदत पड़ने का इंतजार करना होगा और सही साइकोलॉजिकल क्यूज को लगातार जोड़ना होगा, वरना मैं कंट्रोल खो सकती हूं। हर एक ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन एक खास समय से ज्यादा नहीं रह सकती, वरना हालांकि मेरे पास मन और आत्मा का इलाज करने के उपाय हैं, मैं पागलपन और कंफ्यूजन से कॉन्टामिनेटेड हो सकती हूं, जिससे मैं कंट्रोल खो सकती हूं। मेरा अभी का लिमिट लगभग 1 मिनट है। मैनिपुलेटर की कोर पावर मैनिपुलेशन है। मैं एक बॉडी ऑफ हार्ट एंड माइंड को कलेक्टिव सबकॉन्शियस के सागर से गुजार कर किसी दूसरे शख्स के माइंड आइलैंड में डाल सकती हूं। मैं सीधे उनके सबकॉन्शियस को बदल सकती हूं और उनके विचारों को पढ़ सकती हूं। चुपके से उन्हें हर तरह के काम करने के लिए ड्राइव कर सकती हूं। मैनिपुलेशन के साथ है वर्चुअल पर्सोना। मैं कई पर्सोनास बना सकती हूं, उन्हें एक कॉरेस्पॉन्डिंग बॉडी ऑफ हार्ट एंड माइंड दे सकती हूं। एक तरफ ये माइंड डोमेन में कई प्रभावों का विरोध कर सकते हैं, और दूसरी तरफ ये मुझे उनका इस्तेमाल करके टारगेट के आइलैंड ऑफ कॉन्शियसनेस में बिना कोई निशान छोड़े चुपके से घुसने देते हैं। मैं अभी सिर्फ 13 वर्चुअल पर्सोनास बना सकती हूं। एक मैनिपुलेटर एक भयंकर माइंड प्लेग भी बना सकता है। कलेक्टिव सबकॉन्शियस के सागर का इस्तेमाल करके मैं हर तरह के मेंटल इलनेसेस और एक्सट्रीम मैडनेस फैला सकती हूं। यस, ऑ माइंड डेप्रिवेशन में बदल गया है, एक बड़ा एरिया ऑफ इफेक्ट वर्जन। अब यह सिर्फ ऑ का सिंगल इफेक्ट नहीं रहा।
मैं अपने डेजिग्नेटेड विचारों को एक माइंड स्टॉर्म में बदल सकती हूं जो आसपास को झकझोर देगी, मेरे सभी दुश्मनों को प्रभावित करेगी। मैनिपुलेटर होने के नाते कलेक्टिव सबकॉन्शियस के सागर में सफर करना नेचुरल है। इसे कॉन्शियसनेस ट्रोल कहते हैं। वरना मेरा टारगेट देर से पहुंचने पर चला जाता जब तक मैं कई कॉम्प्लिकेटेड मैनिपुलेशंस करूं। ऑड्री ने आईने में खुद को देखा और अचानक से हल्की सी मुस्कुराहट बना ली। फिर उसने अपने गाल फुलाए और मुंह खोला जैसे कि कुछ उगलने वाली हो। चूंकि उसकी मिथिकल क्रीचर फॉर्म एक माइंड ड्रैगन थी, इसलिए उसमें ड्रैगन की सांस का कोई ना कोई रूप तो जरूर होना चाहिए। ये एक ऐसा अटैक था जो सीधे टारगेट के बॉडी ऑफ हार्ट एंड माइंड और सोल बॉडी को उकसा और नुकसान पहुंचा सकता था। ये एक एरिया ऑफ इफेक्ट तरीके से डैमेज करता था, साइकिक पियर्सिंग का अपग्रेडेड वर्जन। इसके बाद ऑड्री की हरे आंखें थोड़ी सी घूमी और उसने दूर देखा। उसने अंदर ही अंदर साई किया। यही है डेमिगॉड होने का मतलब। ये पावर्स मुझे जैसे को डराती हैं। मिस्टर वर्ल्ड कितने पावरफुल होंगे जो हिविन रैम्बिस को मार सकते हैं। कोहरे के ऊपर के प्राचीन महल में शिकार अभियान में शामिल लोगों ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली थीं और उन्होंने डिटेल्स पर चर्चा करने के लिए एक प्राइवेट गैदरिंग ऑर्गेनाइज करने का फैसला किया। क्या एक मैनिपुलेटर इतना डरावना होता है? द मैजिशियन फोर्स ने अपने पास मिस जस्टिस की तरफ देखकर शौक में पूछ लिया। अभी ऑड्री ने डेमिगॉड बनने के बाद अपने आने वाले बदलावों का मुख्तसर जिक्र किया था। हालांकि उसने अपने ट्रम्प कार्ड्स को बचाने के लिए डिटेल्स में नहीं बताया, लेकिन फिर भी द मैजिशियन, द हर्मिट, जजमेंट और द स्टार को हैरान कर दिया। असल में इतना डरावना नहीं है, मिस्टर वर्ल्ड को बहुत अच्छे से पता है। ऑड्री ने अपनी नज़र लंबी धब्बेदार टेबल के नीचे की तरफ डाली। द वर्ल्ड गेहरमैन स्पैरो ने सर हिलाकर नहीं, बस साफ शब्दों में कहा, मैं भी हिविन रैम्बिस को मारने से पहले पावरफुल मददगारों का सहारा लिया था। उसने थोड़ा रुककर कहा, शिकार अभियान की चर्चा करने से पहले मैं ये जानना चाहता हूं कि अब्राहम परिवार को मेरे दोस्ताना भाव कैसे महसूस कराएं। चैप्टर 1191 ग्रास्पिंग वंस मेंटालिटी। दोस्ताना। द वर्ल्ड गवर्नमेंट स्पैरो का सवाल सुनकर फोर्स को अपने कानों पर भरोसा नहीं हुआ। मिस्टर एक्स के जुड़े हुए सर की तस्वीर, जिस पर काफी क्रैक्स, क्रेविसेस और खून था, उसके दिमाग में उभर आई। जब फोर्स अपने शब्दों पर विचार कर रही थी, ऑड्री ने उसकी तरफ देखा और द वर्ल्ड गवर्नमेंट स्पैरो की तरफ मुस्कुरा दी। एब्राहम परिवार को आपकी दोस्ताना का एहसास कराने के लिए ये आपके काम पर नहीं, बल्कि मिस मैजिशियन के खतों में लिखने पर निर्भर करेगा। सही है, जब तक मैं सीधे मिस मैजिशियन के टीचर के सामने नहीं आता, उनकी मेरी समझ सिर्फ कई अफवाहों और उन चीज़ों तक सीमित रहेगी जो मिस मैजिशियन उन्हें बताएं। बस ये ज़रूरी है कि वो कहानी अच्छी हो, चाहे वो असली हालत से मिलती हो या नहीं। क्लाइन को अचानक एहसास हुआ कि वो इस सवाल पर बाल के चार कर रहा था। फोर्स को मिस ऑड्री की बातों से कुछ जानकारी मिली, लेकिन वो पूरी तरह समझी नहीं। द हर्मिट, द स्टार और बाकी सबकी तरफ देखने के बाद जस्टिस ऑड्री ने फोर्स से कहा, आपको मिस्टर वर्ल्ड की दोस्ताना अपने टीचर तक पहुंचानी होगी। इसके लिए आप कुछ कहानियां गढ़ सकती हैं और उन्हें सच नहीं बताना। तो मैं क्या कहूं? ऐसा नहीं है कि वो कहानियां गढ़ने में माहिर नहीं है, उल्टा ये उसकी सबसे बड़ी क्षमता है। लेकिन समस्या ये है कि एक अच्छी कहानी जो लोगों को पसंद आए और एक ऐसी कहानी जो लोगों को कन्विंस करे, दोनों अलग हैं। अगर उसे बाद में सीनियर साइकोलॉजिस्ट की सलाह मिलेगी तो वो बेहतर होगा। ऑड्री ने खत के डिटेल्स पहले ही सोच लिए थे। उसने आराम से जवाब दिया, जाहिर है कि आपके टीचर ने नोटिस कर लिया है कि आप तेजी से एडवांस कर रही हैं और मिस्टर एक्स की मौत और कई सेंसिटिव मुद्दों की वजह से उन्हें उस बियॉन्डर सर्कल के बारे में शक और सावधानी है जिसमें आप शामिल हैं। हाँ, फोर्स ने हल्के से सर हिलाकर मिस ऑड्री के फैसले से सहमति जताई। अगर उसका टीचर डोरियन ग्रे एब्राहम बेपरवाह होता तो वो आज तक जिंदा नहीं बचता। वो पहले ही अरोरा ऑर्डर के हाथ लग गया होता या एब्राहम परिवार में दिलचस्पी रखने वाली दूसरी ताकतों के हाथों मर गया होता। ऑड्री ने आगे कहा, ऐसी स्थिति में भी वो आपसे संपर्क बनाए रखे हैं। वो आपको ज्ञान देते हैं, फॉर्मूलाज देते हैं और इंग्रेडिएंट्स देते हैं। इससे पता चलता है कि एक तरफ वो आपके कैरेक्टर और मॉरल्स को मानते हैं और दूसरी तरफ वो आपसे खास उम्मीद भी रखते हैं कि आप रहस्यमयी और खतरनाक बियॉन्डर सर्कल से इंपॉर्टेंट जानकारी हासिल कर सकें और सीक्वेंस 4 डेमीगॉड बन सकें। यही वो मेंटालिटी है जिसे हम एक्सप्लॉइट करना चाहते हैं। ऑड्री असल में ग्रास्प जैसे न्यूट्रल शब्द का इस्तेमाल करना चाहती थी एक्सप्लॉइट की जगह, लेकिन थोड़ी देर रुककर उसने सीधे खुद का और मुद्दे की सत्ता का सामना करने का फैसला किया।
फोर्स गौर से सुन रही थी और जजमेंट, द स्टार और बाकी सब उम्मीद से देख रहे थे कि वो आगे क्या कहेगी। ऑड्री ने होंठ दबाए और कहा, जब आप वापस जाएं तो आप उसे खत लिखकर बता सकती हैं कि आप ट्रैवलर बन चुकी हैं। इससे उन्हें आपकी तरक्की की खुशी होगी और ऐसी एग्जैजरेटेड एडवांसमेंट स्पीड पर हैरानी भी होगी। फिर आप उस सवाल का जवाब दे सकती हैं जो उन्होंने पहले पूछा था। कह सकती हैं कि वो श्रीमान जो वर्म ऑफ स्टार खरीदना चाहते थे, उन्होंने कुछ जिक्र किया था कि एब्राहम परिवार का प्राचीन शाप एक रहस्यमयी मौजूदगी से आता है जिसे मिस्टर डोर के नाम से जाना जाता है। ये ऐसा सवाल है जो आपके टीचर ने आपको कभी नहीं बताया, लेकिन जिसकी उन्हें जरूर चिंता है। बिना शक उन्हें उस श्रीमान से डर लगेगा जो जानता है कि आपका एब्राहम परिवार से संबंध है। वो आपसे दूर भागना चाहेंगे, लेकिन वो जरूर और जानकारी हासिल करने की इच्छा रखेंगे। फिर वो ये जानने की कोशिश करेंगे कि उस शाप के पीछे क्या राज है जिसे एब्राहम्स की कई पीढ़ियों को परेशान कर रहा है, जिसका उनके पास कोई हल नहीं है। साथ ही खतों का आदान प्रदान सीधे मुलाकात नहीं है, इससे उन्हें कुछ हद तक सुरक्षा का एहसास होगा। वो अपना रिहाइश बदल सकते हैं, अपनी पहचान बदल सकते हैं और खत को हासिल करने का और राउंड अबाउट तरीका अपना सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा संभावना है कि वो संपर्क नहीं तोड़ेंगे। इस संबंध को बनाए रखिए। कदम दर कदम ज्यादा मूल्यवान चीजों का पर्दा उठाइए। आप अपने टीचर की इच्छा को जगाएंगे और इसका इस्तेमाल मिस्टर वर्ल्ड की एक तस्वीर बनाने के लिए करेंगे ताकि आपके टीचर को किसी तरह की दोस्ताना का अनुभव हो। इस पॉइंट पर ऑड्री रुक गई और एक बार फिर द वर्ल्ड गवर्नमेंट स्पैरो की तरफ देखा। वो अंदाजा लगा सकती थी कि मिस्टर वर्ल्ड की एब्राहम परिवार के प्रति शुभचिंतता किसी मांग की वजह से थी, लेकिन स्पेसिफिक मांग के बारे में न तो वो एक क्लेयरवॉयंट थी और न ही उसने गवर्नमेंट स्पैरो का मन पढ़ा था। नेचुरल है कि वो उसका अंदाजा नहीं लगा सकती थी, न ही वो आगे समझा सकती थी। क्लाइन ने सर हिलाकर और भारी आवाज में मुस्कुराकर कहा, जब हम इस तरह का अप्रत्यक्ष संबंध बना लेंगे तो मैं आपके टीचर से एक ट्रांजैक्शन के लिए मांग कर सकता हूं और शाप को तोड़ने के वादे के बदले कुछ मूल्यवान चीजें हासिल कर सकता हूं। डीमन ट्रिसी के जरिए उसे एब्राहम परिवार के शाप का हल पता चल चुका था, लेकिन उसने इसे प्लेन्स वॉकर पोशन फॉर्मूला या एक ग्रेड 0 सील्ड आर्टिफैक्ट के बदले एक्सचेंज करने का इरादा नहीं बनाया। एक तरफ दोनों की कीमत में बहुत ज्यादा अंतर था जिससे उसे गिल्टी फील होता, दूसरी तरफ वो मिस्टर डोर जैसी खतरनाक मौजूदगी को वापस असली दुनिया में नहीं लाना चाहता था। ये खुद के लिए और बेकसूर लोगों के लिए जिम्मेदारी नहीं उठाना था। वो एक और तरीके की सोच रहा था जिससे एब्राहम परिवार का शाप कुछ हद तक गायब हो जाए, यानी वो शायद अब भी मौजूद रहे लेकिन एब्राहम परिवार की नॉर्मल जिंदगी को प्रभावित न करे और कुछ हद तक सुधार लाए। ऐसा है, माइंड डोमेन के मिड टू हाई सीक्वेंस बियॉन्डर्स वाकई इंप्रेसिव हैं। वो लोगों को बिना हिलाए ही अपनी मर्जी के मुताबिक चलवा सकते हैं। पहली मुलाकात के मुकाबले मिस जस्टिस बिल्कुल बदल चुकी हैं, लोगों को डराती हैं और इज्जत देती हैं। फोर्स ने शियो की तरफ देखा और लगता है उसकी आंखों में भी वही तीखा विचार पड़ा। कुछ सोच के बाद उसने हिम्मत इकट्ठा की और द वर्ल्ड गवर्नमेंट स्पैरो से कहा, अगर मेरे टीचर ने आपकी मांग रद्द कर दी तो क्या तुम सोचते हो कि मैं प्रॉपर्टी के लिए मर्डर कर दूंगा? क्लाइन ने चाइनीज में लैम्पून किया। उसने सरकास्टिकली हंसा और कहा, बेशक, चिंता मत करो, मैं उसे नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मैं ऐसी कोई विधि का इस्तेमाल नहीं करूंगा जिससे वो मजबूर हो। वाह, हालांकि मिस्टर वर्ल्ड थोड़ा डरावने हैं, लेकिन वो अपने शब्द के पक्के हैं। फोर्स ने धीरे से सर हिलाकर कहा, मैं मिस जस्टिस के सुझाव के मुताबिक अपने टीचर को खत लिखूंगी। क्लाइन ने हल्का सा सर हिलाया और आसपास देखा। आप लोग शिकार की चर्चा शुरू कर सकते हैं। कैटलिया ने कंट्रोल लिया और कहा, इस अभियान की सबसे बड़ी समस्या है सेंट ऑफ सीक्रेट्स बॉटिस को ढूंढना। फोर्स को तुरंत याद आया कि वो उससे कैसे मिली थी और उसने हाथ उठाया। अगर मैं अपने टीचर से वो पावरफुल सील्ड आर्टिफैक्ट उधार ले लूं तो मैं उसे साथ लेकर चल सकती हूं। मैं अक्सर बैकलैंड में घूम सकती हूं और बियॉन्डर कैरेक्टरिस्टिक्स के कन्वर्जेंस का इस्तेमाल करके बॉटिस को पास की जगह पर अट्रैक्ट कर सकती हूं। ये अप्रेंटिस पाथवे के दूसरे डेमीगॉड्स को भी अट्रैक्ट कर सकता है, या सीक्रेट ऑर्डर के लीडर ज़ैराटूल को, या ब्लास्फीमा अमोन को। जितना फोर्स ने कहा उतना ही धीमी उसकी आवाज हो गई। उसे लगा कि ये तरीका बहुत ही खतरनाक है। उसे नहीं पता था कि अगर जरूर ज़ैराटूल और अमोन आ गई तो अभियान में शामिल दूसरे मेंबर्स का क्या होगा, लेकिन बेट होने के नाते उसे पूरा यकीन था कि वो भाग नहीं पाएगी। कैटलिया ने सर हिलाकर सोचते हुए कहा, अगर सिर्फ अप्रेंटिस पाथवे की ग्रेड 1 सील्ड आर्टिफैक्ट है तो बियॉन्डर कैरेक्टरिस्टिक्स के कन्वर्जेंस का नियम इतना आकर्षक नहीं होगा नेबरिंग पाथवेज के लिए।
ये सिर्फ अप्रेंटिस पाथवे के डेमीगॉड्स तक ही सीमित रहेगा, और मुझे जितना पता है उनकी संख्या ज्यादा नहीं है। असल में कह सकते हैं कि बहुत कम है। उनमें से ज्यादातर एक कैरेक्टरिस्टिक या सील्ड आर्टिफैक्ट के रूप में मौजूद हैं। मुझे अभी सीक्वेंस 4 नहीं बनना। फॉर्स की पलकें झप सुना तो हिलने लगी। कैटलिया ने अपनी नज़र द वर्ल्ड गर्मन स्पैरो पर डाली। पहले ये चर्चा न करें कि अप्रेंटिस पाथवे की ग्रेड 1 सील्ड आर्टिफैक्ट्स हैं भी या नहीं। अगर हम चाहते हैं कि सेंट ऑफ सीक्रेट्स और मिस मजिशियन अचानक मिल जाएं, तो पहली शर्त यह है कि वो भी बैकलैंड में हो। वो इतना सावधान नहीं होगा और अक्सर बाहर जाता होगा। ये सुनकर लियोनार्ड ने एक प्रोफेशनल ऑफिशियल बियॉन्डर के दृष्टिकोण से कहा, असल में ये मुश्किल नहीं है। अप्रेंटिस पाथवे के डेमीगॉड होने के नाते बॉटिस जरूर ऑरोरा ऑर्डर के अपर एशेलॉन्स में होने वाले एक्सीडेंट से डील करने का जिम्मेदार होगा। उसके पास अलग अलग जगहों पर दूसरे मेंबर्स की मदद करने के लिए सफिशिएंट मोबिलिटी होगी। ये एक ऐसा टर्म है जो स्टीम इंजन और एयरशिप के आविष्कार के बाद आया है। जब तक आप बैकलैंड में ऑरोरा ऑर्डर के खिलाफ कुछ मामले पैदा कर सकें, उसके दिखने की बहुत ज्यादा संभावना है। ये कहते हुए लियोनार्ड ने क्लाइन की तरफ देखा। जितना उसे पता है, बायम सिटी के बाहर गर्मन स्पैरो के कराने वाले केओटिक बैटल में सेंट ऑफ सीक्रेट्स प्रकट हुआ था और उसने एक ग्लव उठाया था। ये एक हल है। ऑड्री और बाकी सब ने सर हिलाकर मान लिया। इस मोमेंट पर द वर्ल्ड ने अचानक कहा, मैं आपको याद दिलाऊं कि ऑरोरा ऑर्डर एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो एक सच्चे देवता की पूजा करती है। जब आप उनके खिलाफ एक्शन लेते हैं और उनके अपर एशेलॉन्स पर निशाना बनाते हैं, तो ट्रू क्रिएटर इसका पहले से पता लगा सकता है और उन्हें एक वार्निंग दे सकता है। ऐसा हो सकता है? ऑड्री की आंखें थोड़ी फैल गईं जब उसने कैटलिया, लियोनार्ड और बाकी सबको देखा। उसे एहसास हुआ कि वो भी उतने ही हैरान थे। ये कुछ ऐसा था जिसका उन्होंने पहले कभी विचार नहीं किया था। ऐसा नहीं था कि वो स्मार्ट नहीं थे, बल्कि उन्होंने ऐसे हाई लेवल मौजूदगी से जुड़े हुए मामलों में हिस्सा नहीं लिया था, या फिर हिस्सा लिया भी हो तो उसे जाना नहीं था। तो हम क्या करें? फॉर्स से पूछे बिना नहीं रहा गया। क्लाइन ने सुझाव भरी आवाज में जवाब दिया, ऑरोरा ऑर्डर पर सीधे निशाना बनाए बिना हम किसी नर्म तरीके से सेंट ऑफ सीक्रेट्स बॉटिस को बेट कर सकते हैं। चैप्टर 1192 ईच सर्विंग दैट ड्यूटी, अपनी अपनी जिम्मेदारी निभाना। एक नर्म तरीका। द हर्मिट कैटलिया, जिनको सिर्फ हाई लेवल मामलों में एक्सपीरियंस की कमी थी, उनके मन में एक नया विचार आया और उन्होंने जांचने की कोशिश की, क्या मिस मैजिशियन को बैकलैंड के कई बियॉन्ड गैदरिंग्स में शामिल कराया जाए। एक्सीडेंटली ये पर्दाफाश करते हुए कि उनका इब्राहिम परिवार से संबंध है, ऑरोरा ऑर्डर का ध्यान खींचकर। द वर्ल्ड गर्मन स्पैरो की तरफ से कोई ऐतराज न देखकर कैटलिया ने सोचते हुए दूसरी तरफ देखा। कैसे हम इस मामले को रीजनेबल बना सकते हैं बिना किसी शक के? कैसे स्टेप्स और प्रोसीजर्स डिज़ाइन कर सकते हैं जिनके जरिए वो खुद को एक्सपोज करें और हर गैदरिंग में उसकी नींव रख सकें? इन सब में आपकी मदद की ज़रूरत होगी मिस जस्टिस। उनके दृष्टिकोण से सिर्फ एक मैनिपुलेटर जो गैदरिंग में मौजूद अलग अलग लोगों की मनोस्थिति को ठीक से समझ सके, वो ही इस स्कीम को नेचुरल और रीजनेबल बना सकता है बिना कोई निशान छोड़े। ठीक है, ऑड्री ने गंभीरता से सर हिलाकर माना, कुछ एक्साइटेड महसूस करते हुए। फिर उसने जोड़ा, हालांकि मैंने पहले ऐसा कुछ नहीं किया है, लेकिन मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी कि सब कुछ रीजनेबल लगे। मुझे अचानक थोड़ा सा डर क्यों लग रहा है? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि हम सब अनुभवहीन लोग हैं? मिस्टर वर्ल्ड के अलावा जो सीधे हिस्सा नहीं ले सकते। मैम हर्मिट को दूसरी चीज़ों में बहुत अनुभव हो सकता है, लेकिन उन्होंने ऐसे शिकार में पहले कभी हिस्सा नहीं लिया होगा। ये कोई गेम नहीं है, ये क्रूर कार्यवाही है जिसमें हम ध्यान ना दें तो किसी की जान जा सकती है। फॉर्स सुनकर कांप उठी। उसे ज्यादातर मेंबर्स के अनुभव पर गहरे शक था, इसमें वो खुद भी शामिल थी। लेकिन जब उसने सोचा कि मिस जस्टिस और मैम हर्मिट पहले ही सीक्वेंस 4 डेमीगॉड्स हैं और वो और द स्टार सीक्वेंस 5 पर हैं, तो उसे लगा कि ये इतनी बड़ी समस्या नहीं है। आखिर हर ताकतवर व्यक्ति ने अपना अनुभव समय के साथ कुछ से कुछ इकट्ठा किया है। इसके अलावा उनके पास द वर्ल्ड गर्मन स्पैरो भी है, जो 5 सीज का सबसे स्ट्रॉन्ग हंटर है। रीजनेबल, स्कीम, मैनिपुलेशन। मैम हर्मिट और मिस जस्टिस की बातचीत सुनते हुए क्लेन ने बेजान ही कीवर्ड्स निकाल लिए। इसने उसे याद दिलाया कि कैसे उसने 008 का इस्तेमाल किया था और 008 द्वारा अरेंज की गई सिचुएशंस को प्ले आउट करने का अनुभव। उसने अंदर ही अंदर साई ली। इसलिए स्पेक्टेटर की सीक्वेंस 1 का नाम ऑथर है। ये वाकई एक बहुत ही रीजनेबल डेवलपमेंट है, लेकिन ये गाइडेंस से फोर्स्ड में बदल सकती है। अपने आप को डिटेल में अरेंजमेंट्स करने के लिए जल्दी ना करो। वापस जाकर ध्यान से सोचो,
हाँ, साथ ही हमें सीन से मिलने वाले फीडबैक को मिलाकर एडजस्टमेंट्स करनी चाहिए। कैटलिया ने सोचते हुए सर हिलाकर माना, और तुरंत ही एक नया विचार आया। जब मिस मैजिशियन बियॉन्ड द गैदरिंग्स में शामिल होंगी तो आपको आसपास छुपा रहना बेहतर होगा। कलेक्टिव सबकॉन्शियस के सागर का कंट्रोल का इस्तेमाल करते हुए हर पार्टिसिपेंट के विचारों पर नजर रखिए और फीडबैक को ठीक से समझिए। क्या 13 वर्चुअल पर्सोनास काफी होंगे? बियॉन्ड द गैदरिंग में 13 से ज्यादा मेंबर्स होंगे। मैं मॉनिटरिंग का इस्तेमाल करके एक टारगेट सिलेक्ट करूंगी जिस पर फोकस करूंगी। ऑड्री ने तेजी से सजेशन की फीजिबिलिटी का विश्लेषण किया और सर हिलाकर माना, इसमें कोई समस्या नहीं होगी। उसके लिए यह भी एक ट्रेनिंग का तरीका था, साथ ही ये भी एक एक्टिंग थी। उसने सीधे अपने बियॉन्ड द पावर्स का इस्तेमाल टारगेट को प्रभावित करने के लिए नहीं किया, बल्कि टारगेट की मनोस्थिति की ठीक समझ का इस्तेमाल करते हुए मैनिपुलेट किया, शब्दों, व्यवहार, एक्शंस और एक स्क्रिप्ट के साथ। जब मिस जस्टिस की तरफ से कोई समस्या नजर न आई तो द हर्मिट कैटलिया ने द मैजिशियन की तरफ देखा। सरप्राइज अटैक से बचने के लिए और आसपास को बेहतर समझने के लिए मुझे आप पर कुछ प्लांट करना होगा। क्या है वो? फॉर्स ने सावधानी से पूछा। कैटलिया ने लंबी धब्बेदार टेबल के एंड में बैठा द वर्ल्ड की तरफ देखा। मिस्टर फूल के ब्लेसिड की अनुमति मिलने के बाद उसने हाथ उठाकर अपनी बाहों के बीच दबाया। उसके सामने एक पैर ट्रांसपेरेंट आंखें प्रकट हुईं, जो आईलैशेस के बिना थिन, ठंडी और बेजान नजर आती थीं। ये आई ऑफ मिस्ट्री प्राइंग है। मिस्टिकोलॉजिस्ट बनने के बाद मैं इसे किसी और के शरीर पर रख सकती हूँ। जो कुछ भी ये देखेगी वही मैं देखूंगी। इसके अलावा एक बार ये कंसील्ड स्टेट में चली जाए तो दूसरे तरीकों से इसे ढूंढना बहुत मुश्किल होगा। कैटलिया ने मुख्तसर परिचय दिया। ये दृश्य देखकर क्लेन ने थोड़ा पीछे होते हुए अंदर ही अंदर साय ली। जब उसने पहली बार स्पिरिट विजन हासिल की थी तो ओल्ड नील के पीछे उसने कुछ ऐसा ही देखा था। अगर उस वक्त उसे मिस्टिसिज्म का इतना ज्ञान होता जितना अब है तो वो समस्या को जल्दी समझ जाता, शायद चीजें अलग तरीके से डेवलप होती। अगर ये अजीब आंख मुझ पर लग गई तो क्या मैं बाथरूम जाते वक्त भी मैम हर्मिट की नज़र में रहूंगी? फॉर्स में अंदर ही अंदर ठंडी सांस खींचते हुए हैरानी से पूछा। क्या हम हर गैदरिंग के पहले इसे प्लांट कर सकते हैं? अगर हम अक्सर एक दूसरे से संपर्क करेंगे तो आसानी से पकड़े जाएंगे। इसके अलावा सेंट ऑफ सीक्रेट सिर्फ उन समयों पर नहीं आएगा जो आप चूज करेंगी। कैटलिया ने अपनी नाक पर भारी चश्मा दबाकर समझाया। चिंता मत करो, मैं वो चीजें नहीं देखूंगी जो नहीं देखनी चाहिए। ये खून से सीखी हुई सीख थी। फॉर्स कुछ सेकंड्स के लिए चुप रही और फिर धीरे से सांस छोड़ी। फिर ठीक है, कैटलिया ने हल्का सा सर हिलाकर आगे कहा। हम कोशिश करेंगे कि मिस मैजिशियन जो बियॉन्ड द सर्कल्स में शामिल होंगी वो ईस्ट बोरो और बैकलैंड ब्रिज एरिया तक सीमित रहें। ये वो जगह हैं जहां से आप वाकिफ हैं। आपको लगातार किसी भी एबनॉर्मैलिटी के बारे में जागरूक रहना होगा। गैदरिंग की जगह के आसपास के बारे में मुझे तुरंत इन्फॉर्म करना। ठीक है, हालांकि शियो को अफसोस था कि उसे पेरिफेरी मैटर्स में शामिल किया गया था, लेकिन उसे अच्छे से पता था कि अपनी स्ट्रेंथ के साथ वो इतना ही कर सकती है। तभी कैटलिया ने कुछ सोचकर कहा, आप जज हैं, जब वक्त आएगा तो आपको कुछ एरिया ऑफ इफेक्ट प्रोहिबिशन करनी पड़ सकती है। शायद ये सेंट ऑफ सीक्रेट्स बोटिस पर असरदार ना हो, लेकिन कुछ इंटरफेरेंस कर सकती है। इस पर शक मत करो। सपोर्ट के तौर पर मिड सीक्वेंस बियॉन्डर्स भी कुछ हद तक एक सेंट को प्रभावित कर सकते हैं। ये सब एक डेमीगॉड के डेमीगॉड से विरोध करने की शर्त है, जबकि मैं सिर्फ सपोर्ट प्रोवाइड कर रही हूं। शियो को जो बचपन से शिक्षा मिली और MI9 से सीखे गए ज्ञान में सहयोग पर जोर था। कैटलिया की बात समझना आसान था। इस पॉइंट तक प्लान का आकार आना शुरू हो गया था। अगला कदम था कि उसे ऑन द ग्राउंड फीडबैक के थ्रू थोड़ा थोड़ा एडजस्ट करना। फॉर्स ने आराम की सांस ली। जब उसे अचानक कुछ याद आया, उसने जल्दी से कहा, पहले मिस्टर वर्ल्ड ने कहा था कि बोटिस के पास ग्रेड 0 सील्ड आर्टिफैक्ट हो सकता है। हम इससे कैसे डील करेंगे? सच कहो तो उसे ग्रेड 0 सील्ड आर्टिफैक्ट के कितने डरावने होने का डायरेक्ट इंप्रेशन नहीं था। ऐसा इसलिए क्योंकि वो कभी नहीं मिली थी और न ही उसने किसी को मिलते देखा था। लेकिन उसने गर्मन स्पैरो द्वारा मिस्टर फूल से लिए गए ग्रेड 1 सील्ड आर्टिफैक्ट्स का अनुभव किया था। उसे पता था वो कितने डरावने थे, और ग्रेड 0 सील्ड आर्टिफैक्ट ग्रेड 1 सील्ड आर्टिफैक्ट से एक ग्रेड ऊपर है, तो उसका पोटेंट होना जाहिर है। फॉर्स ने जो अफवाहें सुनी थी उनके मुताबिक कुछ ग्रेड 0 सील्ड आर्टिफैक्ट्स तो बैकलैंड या दुनिया भी उजाड़ सकते हैं। कैटलिया कुछ सेकंड्स के चुप रहने के बाद बोली,
एक तरफ मिस जस्टिस के आसपास के लोगों के मन को समझने से वो संभावित मौजूदगी के निशान ढूंढ सकेंगी, दूसरी तरफ मिस जजमेंट के रीजन में अलग अलग एनॉमलीज की समझ से और उसे डिविनेशन से मिलाकर हम पहले से ही पता लगा सकेंगे कि कोई सील्ड आर्टिफैक्ट्स हैं भी या नहीं। इस सब से हमें कोई फीडबैक नहीं मिलेगा, और अगर सेंट ऑफ सीक्रेट्स के पास ग्रेड 0 सील्ड आर्टिफैक्ट हो तो आपको ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है। वो आपको तुरंत नहीं मारेगा, वो जरूर आपको कंट्रोल में लेने की कोशिश करेगा और आपकी सेफ जगह पर इंटेरोगेशन करेगा। हमारे पास काफी टाइम और मौके होंगे उसे सील्ड आर्टिफैक्ट से अलग करने के। याद रखो, एक बियॉन्डर के पास मौजूद सील्ड आर्टिफैक्ट बिल्कुल उसकी स्ट्रेंथ का हिस्सा नहीं होता। इस प्रोसेस में क्या आपने कुछ हाई लेवल बियॉन्डर पावर्स रिकॉर्ड नहीं किए थे? अगर स्थिति क्रिटिकल हो तो पीछे ना हटें और भाग निकलने की पूरी कोशिश करें। ऐसा लगता है आपको भी बहुत कॉन्फिडेंस नहीं है। फॉर्स का चेहरा अचानक से बेरंग हो गया जब उसने जबरदस्ती मुस्कुराहट बनाने की कोशिश की। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी। तभी द वर्ल्ड गवर्नमेंट स्पैरो ने खुद से बात की। जरूरत पड़ने पर मिस्टर फूल से प्रेयर करो, मैं भी उनसे एडवांस में उनकी प्रोटेक्शन और कुछ रेवलेशंस प्रोवाइड करने के लिए कह दूंगा। क्योंकि इस अभियान से क्लेन के असली शरीर को कोई खतरा नहीं था, चाहे कुछ भी हो, और इसमें ग्रेड 0 सील्ड आर्टिफैक्ट शामिल हो सकता है, इसलिए वो अपनी शुरुआती कंट्रोल ऑफ सेफेरा कैसल से सिर्फ कुछ रेवलेशंस ही हासिल कर सकता था। अच्छा है, फॉर्स, शियो और बाकी सबने आराम की सांस ली। जब प्राइवेट गैदरिंग खत्म होने को आई तो क्लेन ने द हर्मिट की तरफ देखकर कहा, ऐसा लगता है ऑपरेशन को न्यू ईयर के पहले खत्म कर पाना मुमकिन नहीं है, मैं आपको एडवांस पेमेंट दे दूंगा। फिर उसने कुछ मिस्टिसिज्म का ज्ञान, जिसका उसने कभी जिक्र नहीं किया था, को एक पेल वाइट रोशनी में बदलकर द हर्मिट की तरफ धकेला। चैप्टर 1193 हेडिंग ईस्ट। डार्क एंजल सासरीर शायद वो नेगेटिव पर्सनैलिटी हो जो प्राचीन सूरज देवता से निकाला गया था। मिस्टर डोर एक समय सबसे पावरफुल किंग ऑफ एंजल्स था। अब्राहम परिवार के पास कम से कम 2 ग्रेड 0 सील्ड आर्टिफैक्ट्स हैं जो अप्रेंटिस पाथवे के एक फरिश्ते के स्टार के हैं। इस दुनिया के नीचे के नियम केओस और पागलपन है। मिस्टिसिज्म ज्ञान के टुकड़े कटेलिया के मन में अनुकंपन करने लगे, जिससे उसे चौंकने के अलावा भारी भरकम महसूस हुई। अगर पैरो क्लब मिस्टर फूल की प्रोटेक्शन और द वर्ल्ड गेरमैन स्पैरो की मदद ना होती तो उसे यकीन था कि ऐसा ज्ञान हासिल करना आसान नहीं होता। उसे जरूर भारी खतरा उठाना पड़ता इसके बदले। अगर वो ध्यान न देती तो कुछ हाई लेवल मौजूदगी का ध्यान खींच लेती या फिर पागलपन और दर्द में फंस जाती। एडवांस पेमेंट के लिए शुक्रिया, इससे मुझे पोषण हजम करने में बहुत मदद मिलेगी। कटेलिया ने आंखें खोलीं और दिल से शुक्रिया अदा किया। अपने ओरिजिनल प्लान के मुताबिक उसे यकीन था कि क्वीन मिस्टिक से मिलने के बाद उसे कुछ मिस्टिसिज्म ज्ञान हासिल हो जाएगा। गेरमैन स्पैरो की अब की एडवांस पेमेंट के साथ उसकी मिस्टिकोलॉजिस्ट पोषण बिल्कुल हजम हो जाएगी। अफसोस की बात है, बैकलैंड पहुंचने से कुछ दिन पहले क्वीन मिस्टिक बर्नाडेट शहर से एक लीड ट्रेस करने के लिए निकल गई थीं। इससे कटेलिया बहुत निराश हुई। मैम हर्मिट की बातें सुनकर क्लाइन, जो द वर्ल्ड का रूप धारे हुए था, भारी आवाज में हंसा। जो दिया गया है उसके बदले दाम देना पड़ता है। जब उसकी आवाज गूंजी, उसने 2 महिलाओं जस्टिस और द मजिशियन की तरफ सर हिलाकर इशारा किया, ये बताते हुए कि वो ये बात उन्हें भी बता रहा है। प्राइवेट गैदरिंग खत्म होने और मेंबर्स के सेफिरा कासल से एक के बाद एक निकल जाने के बाद क्लाइन उठा और लंबी धब्बेदार टेबल के नीचे से आगे चलकर द फूल की सीट यानी सर्वोच्च स्थान की तरफ गया। उसने कुर्सी के पीछे टक करके अपनी कोहनी को आर्म रेस्ट पर रखा, जबकि उसके आसपास की वॉइड लहराने लगी और हेलोज बने। ये प्रेयर लाइट्स थीं जो क्लाइन के द्वारा बुलाए गए हिस्टोरिकल प्रोजेक्शन द्वारा कंट्रोल किए गए पपेट्स से आए थे। वो गैदरिंग से पहले से मौजूद थे, लेकिन उस एरिया को दूसरों से छुपा दिया गया था, इसलिए कोई महसूस नहीं कर पा रहा था। अभी उसे नॉर्मल कर दिया गया है। उसने लहराते हुए रोशनी पर नजर डाली और अपनी दृष्टि दूर तक फैला दी। असली दुनिया में एक अंधा पहाड़ खड़ा था। पहाड़ के बीच एक सुराख थी जो नीचे तक जाती थी। ये एक ऐसी जगह थी जहां कैटेक्लिज्म से बचे हुए कई लोग छुपे थे, लेकिन बाद में उन्हें डार्क डिमोनिक वुल्फ कोटार के मैरियोनेट्स में बदल दिया गया था। इस दौरान क्लाइन ने लगातार क्लूज ट्रेस किए थे और 3 जगहें ढूंढी जहां डार्क डिमोनिक वुल्फ ने खुद को छुपाया था, लेकिन क्लाइन को उनसे ज्यादा हासिल नहीं हुआ। वजह आसान थी। बिल्कुल अभी की तरह सुराख में एक चट्टान थी। उस पर एक जवान बैठा था जिसने क्लासिक ब्लैक रोब, एक नुकीली टोपी, चौड़ा पेशानी और पतला चेहरा पहना था। अमोन। ये समय का फरिश्ता सेफिरा कासल से आने वाली नज़र को महसूस करते हुए उसने सर उठाया और अपनी क्रिस्टल मॉनिकल एडजस्ट की। उसके होंठ थोड़े से मुड़ गए। क्लाइन ने अपनी नज़र वापस खींच ली। उसके चेहरे के मसल्स हल्के से हिलने लगे जब वो बेजान बोला,
क्या पीछा नहीं छोड़ता? ऐसा नहीं है कि ये डार्क डेमोनिक वुल्फ के बीते हुए से अनजान है। क्या उसे उन क्लूज को बर्बाद करने की जरूरत है जिनकी मुझे तलाश है? इसके अलावा वो हर बार सिर्फ थोड़ी देर पहले आता है। अगर वो अमोन का मुकाबला नहीं कर पाता तो वाकई उसे उससे लटका कर मारना चाहता था। क्लाइन ने सांस छोड़ी और तुरंत असली दुनिया में वापस आ गया। उसने एक ब्लैक टॉप हैट पहना और एक धुंधली पीली लालटेन उठाई। उसने हिस्टोरिकल प्रोजेक्शन को मेंटेन करना बंद कर दिया और बिना पीछे मुड़े वो पहाड़ छोड़कर शांत जंगल की गहराई में चला गया। उसके कदमों में कोई हिचकिचाहट नहीं थी, क्योंकि उसे एवरनाइट गॉडेस से डार्क डेमोनिक वुल्फ कोटार की डिटेल्ड जानकारी मिल चुकी थी। वो गॉड ऑफ विशेस के कैरेक्टर, तरीकों और आदतों से वाकिफ था। वो अभी भी डार्क डेमोनिक वुल्फ के बीते हुए की तलाश क्यों कर रहा था? उसका मुख्य कारण ये था कि वो जानकारी की तस्दीक करना चाहता था। आखिर ईस्ट कॉन्टिनेंट फॉरसेकन लैंड ऑफ द गॉड्स में 2000 साल से ज्यादा से था। डार्क डेमोनिक वुल्फ एवरनाइट गॉडेस की नज़र से काफी देर तक बच निकला था, इसलिए बहुत संभावना थी कि उसमें कुछ अबनॉर्मैलिटीज और कैरेक्टर में बदलाव आ गए हों। अगर वो एवरनाइट गॉडेस द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक प्लान बनाता तो छोटी सी संभावना थी कि वो आउटडेटेड मैप का इस्तेमाल करके सर्जिकल स्ट्राइक में गलती कर देता। ट्रू क्रिएटर और अमोन के भारी दबाव के नीचे डार्क डेमोनिक वुल्फ के ट्रांसफॉर्म होने की संभावना कम नहीं है। शायद ये एक्सेस स्ट्रेस की वजह से एबनॉर्मल या आधा पागल भी हो गया हो। क्लाइन से बेजान ही अंदर लैम्पून न हुआ। शब्द डार्क डेमोनिक वुल्फ को असल में क्लाइन मोरिटी या जो मिंगरवी से बदला जा सकता है, बस उसे फ्यूचर टेंस में कहना था। डार्क डेमोनिक वुल्फ के बीते हुए को पकड़ने की उसकी दूसरी वजह यह थी कि वो अमोन को उल्लू बना रहा था, ताकि उसे अंदाजा न लगे कि उसके पास पहले ही की इन्फॉर्मेशन है। जरूर ये गॉड ऑफ डिसेप्ट को धोखा ना दे सके। उसका मुख्य लक्ष्य मन की जीत हासिल करना था, ताकि वो अपने मेंटल स्टेट को, जो ज्यादा दबाव में थी, एडजस्ट कर सके। इससे वो मिस जस्टिस की ट्रीटमेंट की फ्रीक्वेंसी कम कर पाता। अच्छा, ऐसा लगता है कि डार्क डेमोनिक वुल्फ सेकेंड इपॉक के अंत तक अपनी क्लैरिटी और रैशनैलिटी बनाए हुए था। वो उतना वायलेंट नहीं था जैसे कि पहले जब उसने दूसरे बियॉन्डर कैरेक्टरिस्टिक्स को फ्यूज किया था। खून की प्यास, पागल। उसका सबसे इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी बदला नहीं है, हमेशा शक करना। वो अपने खुद के मैरियोनेट्स पर भी भरोसा नहीं करता। एक बार वो माइग्रेट करने का फैसला कर ले, वो सारे पुराने मैरियोनेट्स छोड़कर सारे संबंध तोड़ देता है। इसके अलावा डार्क डेमोनिक वुल्फ शायद पूर्व से यहां आया है। सोचते हुए क्लाइन अचानक रुक गया। तारों और लाल चांद से खाली अंधेरे के नीचे उसने अपनी स्पिरिचुअल इंट्यूशन के सहारे एक खास दिशा में अपनी नजर डाली। उसकी शक्ल धीरे धीरे गंभीर हो गई जब उसने अपना राइट हैंड उठाकर अपने सिल्क टॉप हैट पर रखा। फिर उसने जिस दिशा में जा रहा था उसे एडजस्ट किया और जिधर उसकी नजर थी उस तरफ चलना शुरू कर दिया। वो पूर्व था। अनंत अंधेरे में उसके हाथ की लालटेन एक तन्हा परछाई डाल रही थी। उसका ट्रेंच कोट दूर की रात के रंग से लगभग मिलता था, जबकि उसके कदम तेज हो गए। बैकलैंड एम्प्रेस बरो हॉल परिवार के आलियान महल के अंदर ऑड्री ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठकर सीरियसली सोचने लगी कि कैसे बेट को ऐसे रीजनेबल तरीके से छोड़ा जाए। इस प्रोसेस में उसे अचानक कुछ याद आया। ये था कि अगर वो किसी बियॉन्डर गैदरिंग के पास जाकर पार्टिसिपेंट्स के विचारों पर नजर रखना चाहती है तो उसके पास तेज और एफिशिएंट तरीकों की कमी है। एक सीक्वेंस 4 डेमीगॉड होने के नाते ना तो वो उड़ सकती थी और ना ही टेलीपोर्ट। वो छुपकर आग में जंप भी नहीं कर सकती थी। अगर रात का वक्त होता तो ठीक है, लेकिन अगर दिन या शाम को सपनों का सहारा लेना चाहती तो सिर्फ पैरों पर ही भरोसा था। अरे, असल में मेरी स्पीड कम नहीं है, लेकिन अगर मैं स्टीम ट्रेन से भी तेज दौड़ूं तो जरूर ध्यान खींचूंगी। बैकलैंड में इतनी ताकतें हैं, इसलिए ऐसी मौजूदगी की कमी नहीं है जो मेरी साइकोलॉजिकल इनविजिबिलिटी को देख सके। वैसे ही मेरे ड्रैगन फॉर्म में मैं उड़ सकती हूं, लेकिन वो बहुत आई कैचिंग होगा। अभी मैं सिर्फ अपनी चेतना और स्पिरिट बॉडी को कलेक्टिव सबकॉन्शियस के सागर में डाल सकती हूं, जबकि अपना शरीर नहीं ला सकती। इस मामले पर सोचते हुए ऑड्री के पास सिर्फ ट्रैवलिंग पावर्स वाले सील्ड आर्टिफैक्ट्स या मिस्टिकल आइटम्स खरीदने का विकल्प था, या फिर अगर सपने हैं तो उनसे सफर करना, वरना सिर्फ चलना, कैरेज या मेट्रो पर ही निर्भर रहना था। क्या सिंपल डेमी गॉड है। इसीलिए फुल नेम आधा इंसान आधा देवता है। ये डरावने बियॉन्डर पावर्स देवता वाला हिस्सा है, जबकि ये इंसान वाला हिस्सा है। ऑड्री ने खुद को थोड़ी हंसी में लिया और अपने विचारों को रेन इन किया। बैकलैंड हिल्स्टन बरो फायरप्लेस के पास बैठी फॉर्स ने एक किताब खोली जो उसकी थाई पर प्लेटफॉर्म की तरह रखी गई थी, ताकि वो लिख सके। हाथ में पेन लिए वो कागज पर बनी हॉरिजॉन्टल लाइंस और जमीन पर बिखरे टैरो कार्ड्स को देर तक घूरती नहीं। क्या हुआ? तुम अपने टीचर से झूठ नहीं बोलना चाहती? नहीं, जो कुछ तुम लिखोगी वो सच होगा। तुम अपने टीचर को ट्रैप नहीं करना चाहती। शियो आई उसके सामने बैठ गई और फॉर्स की आंखों में देखने लगी। फॉर्स ने सर हिलाया। नहीं, इस वजह से नहीं।
मुझे थोड़ा गिल्टी फील हो रहा है, लेकिन मैं जानती हूं कि ये अब्राहम परिवार के लिए अच्छी बात है। मैं सिर्फ हेजिटेट कर रही हूं। मुझे लगता है कि इस खत को लिखने के बाद हमारी किस्मत बदल जाएगी। क्या? शियो सुनकर थोड़ी देर के लिए रुक गई। उसे अपनी दोस्त की बात का मतलब समझ नहीं आया। फोर्स में आह भरी और कहा, बीते हुए और अब की लड़ाइयां असल में हमारे लिए इतनी खतरनाक नहीं थीं। हमारे पास उनसे बचने और शांति से जीने के लिए जरूरी संसाधन हासिल करने की क्षमता थी, इसलिए उनके लिए मेरे भाव गहरे नहीं थे। हम एक तूफान के किनारे खड़े लोगों में से हैं। हम बिल्कुल सुरक्षित रहकर सब कुछ गुजरते देख सकते थे, लेकिन इस खत को लिखने के बाद शायद हम तूफान में घुल जाएंगे। शियो चुपचाप सुनती रही। उसने मुंह खोला और फिर होंठ दबा लिए। अगर ये ना हो तो क्या तुम सोचती हो कि हम किस्मत के तूफान से बच सकते हैं? ये कहते हुए उसने जमीन से एक टैरो कार्ड उठा लिया। कार्ड पर एक फरिश्ता तस्वीर में था जो ट्रम्पेट बजा रहा था और मृतक। जजमेंट कार्ड। फोर्स ने टैरो कार्ड्स की पाइल को कुछ देर तक देखा, फिर आंखें बंद कर लीं। उसने अपने बाल पीछे खींचकर मुस्कुरा दी। मैं समझ गई, ये एक अनिवार्य किस्मत है। मिस्टर फूल से प्रेयर करने और द मजीशियन कार्ड हासिल करने के बाद ये एक अनिवार्य किस्मत थी। फोर्स के हाथ की फाउंटेन पेन आखिर कागज पर उतर गई। प्रिट्स हार्बर। डोरियन ग्रे अब्राहम, जो देर से मछुआरों की एसोसिएशन छोड़कर अपनी पहचान बदल चुके थे, अपने स्टूडेंट के भेजे खत को फाड़ दिया। जब उसने उसे तेजी से देखा तो उसकी शक्ल हैरानी, खुशी, कन्फ्यूजन से होती हुई भय में बदल गई। धाम। डोरियन ने हाथ का खत छोड़ा और सामने की टेबल को गिरा दिया, जैसे कि उस कागज पर कोई श्राप के साथ राक्षस छुपा हो। वो दूसरे कोने में पीछे हटा, ड्रॉअर खोली और कुछ चीजें निकाली। फिर वो दरवाजे की तरफ भागा और निकलने की तैयारी करने लगा। जब उसके राइट हैंड ने ब्रास डोरनॉब को छुआ, डोरियन के एक्शंस अचानक धीमे हो गए और आखिर रुक गए। उसने धीरे धीरे मुड़कर जमीन पर पड़े खत की तरफ देखा। उसकी आंखों में एक उलझी हुई नजर थी। कुछ सेकंड्स बाद डोरियन ग्रे अब्राहम धीरे धीरे खत की तरफ चलना शुरू कर दिया। वो हेजिटेशन के साथ चला, डिलेमा और संघर्ष महसूस करते हुए, लेकिन वो नहीं रुका, जैसे कि उसे शैतान ने फंसा लिया हो। चैप्टर 1119 अ लायंस हंट ऑफ अ रैबिट, यानी कि एक शेर का खरगोश का शिकार। आखिर डोरियन खत के पास रुक गया। उसने झुका और अपना राइट हैंड आगे बढ़ाया। उसकी उंगलियां कांपते हुए कागज के किनारे को पकड़ा और उसे उठा लिया। इस बार डोरियन बहुत सावधान था। उसने एक के बाद एक शब्द को शुरुआत से पढ़ना शुरू किया। कभी वो एनलाइटेंड होता, कभी कंफ्यूज्ड, कभी हैरान और कभी दर्द में। फोर्स ने भेजा खत लंबा नहीं था। उसने सिर्फ 3 मिनट में उसे 2 बार पढ़ा और फिर लंबी चुप में डूब गया। सूरज की रोशनी खिड़की से आकर गिरी हुई टेबल पर पड़ी। डोरियन ग्रे अब्राहम के होंठ अचानक से कांप उठले, लेकिन आखिर उसने कोई आवाज नहीं निकाली। एक कागज के पर्दे के पीछे उसके राइट थंब और इंडेक्स फिंगर तेजी से एक दूसरे के साथ घिसने लगी और खत को एक स्कारलेट आग से जला दिया। ये सब करने के बाद डोरियन ने अपनी चीजें समेटी, अपना डिस्गाइज पहना, कपड़े बदले और रेंटेड अपार्टमेंट छोड़ दिया। पहले से तैयार की गई पहचान का इस्तेमाल करते हुए वो एक दूसरी जगह चला गया। सेटल होकर वो डेस्क के पास बैठा और ब्रास ऑर्नामेंट को घूरने लगा, लगता है गहरी सोच में डूबा हुआ। इलाका धीरे धीरे अंधेरा होता गया जब सूरज की रोशनी कमजोर होती गई। डोरियन की पलकें जब हिलीं तो उसने धीरे से आह भरी। फिर उसने कागज को खोला और फाउंटेन पेन उठाई। सोचते हुए उसने लिखा, मुझे बहुत खुशी है कि तुम कुछ महीने में स्क्राइब पोशन हजम कर ली। इसका मतलब है कि तुम सच में डेमीगॉड बन सकती हो। ये ट्रैवलर के तौर पर एक्ट करते हुए ध्यान रखने के कुछ मुख्य बातें हैं, कम से कम जो मुझे पता है। लेकिन तुम्हें याद रखना है कि हर किसी का पर्सनैलिटी अलग होता है। रियल लाइफ में एक्टिंग में हमेशा कुछ अंतर होगा, इसलिए अंधे की तरह कॉपी मत करना। इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरों की एक्टिंग प्रिंसिपल्स गलत हैं, बल्कि ये तुम्हारे दिल में बड़ा कॉन्फ्लिक्ट पैदा कर सकती हैं, तुम्हारी मेंटल स्टेट को प्रभावित कर सकती हैं। कभी कभी तुम अप्रोप्रिएट एडजस्टमेंट्स कर सकती हो पोषण हजम होने की स्पीड को धीमा करने के लिए, लेकिन वो सिर्फ तुम्हारे फायदे में होगा। तुम्हें याद रखना है, एक्टिंग एक टूल है, तुम्हारा आका नहीं है। मैं उस दिन का इंतजार कर रहा हूं जब तुम ट्रैवलर पोषण बिल्कुल हजम कर लोगी। मैं तुम्हारे लिए कॉरेस्पॉन्डिंग इंग्रेडिएंट्स और एक तोहफा तैयार कर दूंगा। मुझे उस श्रीमान द्वारा जिक्र किए गए अब्राहम परिवार के श्राप के मामले में बहुत दिलचस्पी है। मेरे ख्याल से तुम्हें पहले ही नोटिस हो गया होगा कि मैंने ऐसे मामलों पर कुछ हद तक रिसर्च की है, वरना तुम हमेशा मुझसे ऐसे सवाल क्यों पूछती। मैं उम्मीद करता हूं कि तुम इस मामले के बारे में गहराई में जानकारी हासिल करती रहोगी।
जवाब लिखने के बाद डोरियन ग्रे एब्राहम ने आंखें बंद कर ली और तेजी से कागज को फोल्ड कर दिया। जनवरी 1351, बैकलैंड का नया साल पहले से ज्यादा उदास था। वेस्टबरो के एक बेसमेंट में कुछ मोमबत्तियां पीली लहरों से झिलमिला रही थीं। आसपास के अरतार्स, कुर्सियों और गोल मेज को रोशन कर रही थीं। रोशनी के किनारे एक ऐसी जगह जो बिल्कुल अंधेरी थी, एक आकृति धुंधली सी प्रकट हुई। कभी वो डोलती, कभी एक पतली मौजूदगी में खिंचती जो बिल्कुल मोटाई नहीं रखती थी, जैसे कि एक परछाई जिंदा हो गई हो। अचानक उस आकृति ने गहरी आवाज में कहा, तुम मेरी उम्मीद से पहले आ गए। मोमबत्ती के पास एक आकृति तेजी से उस जगह पर प्रकट हुई जो रोशनी में सबसे ज्यादा चमक रही थी। ये एक आदमी था जिसने रहस्यमयी ब्लैक रोब पहनी हुई थी। उसके भूरे बाल थोड़े से कर्ल्ड थे और उसकी अंधेरी गहरी आंखें अनगिनत चीजें छिपाए हुए लगती थीं। वो और कोई नहीं, ऑरोरा ऑर्डर के 5 सेंट्स में से एक सेंट ऑफ सीक्रेट्स, बोटिस था। बोटिस मुस्कुराकर बोला, मेरे लिए दूरी कोई समस्या नहीं है। उसने एक कुर्सी खींचकर बैठ गया और उस लंबी पतली परछाई से बोला, क्या तुमने पूरा इन्वेस्टिगेट कर लिया? कुछ अनयूजुअल मिला? परछाइयों, जो लगभग परछाइयों में घुल गई थी, ने धीमी आवाज में जवाब दिया, कोई समस्या नहीं है। सच में? क्वेश्चन की तस्दीक पर बोटिस ने इंस्टिंक्टिवली शक करना शुरू किया। किस्मा, क्या ये एक ट्रैप हो सकता है? ऑरोरा ऑर्डर के सेंट टेनेब्रिस किस्मा ने धीरे से सर हिलाकर बोला, टारगेट बहुत सावधान है। ये जरूर जानबूझकर एक्सपोजर नहीं है। अगर वो एक प्राचीन रेत की कर्स्ड आइटम खरीदने की कोशिश ना करती तो हम उसे समझ ही नहीं पाते कि उसका एब्राहम परिवार से संबंध हो सकता है। सेंट ऑफ सीक्रेट्स बोटिस सोचते हुए बोला, एक प्राचीन रेत की कर्स्ड आइटम, ये स्क्राइब की मेन इंग्रेडिएंट्स में से एक है। मुझे याद है कि एब्राहम परिवार के पास एक स्पेयर एजमैन्स ब्रेन है। वो सीधे स्क्राइब बियॉन्डर कैरेक्टरिस्टिक देना नहीं चाहते, कुछ टेस्ट्स करवाना चाहते हैं। ये वाकई एब्राहम परिवार का स्टाइल है। सीधे शब्दों में उन्हें दूसरों पर काफी भरोसा नहीं है। सेंट टेनेब्रिस किस्मा ने बोटिस की बातों की गुनाहगारी नहीं की और आगे कहा, हालांकि वो स्क्राइब पोशन की मेन इंग्रेडिएंट्स खरीदने की कोशिश कर रही थी, हमें कोई समस्या नोटिस नहीं हुई। आखिर हर बिलीवर को कॉरेस्पॉन्डिंग मिस्टिसिज्म ज्ञान नहीं होता, लेकिन उसने अप्रेंटिस और एब्राहम से जुड़ी कुछ सवाल भी जिक्र किए। वो इस एस्पेक्ट में वाकई सावधान थी। जिस बियॉन्डर सर्कल से वो मटेरियल्स खरीदना चाहती थी और जिस सर्कल में उसने सवाल पूछे थे, वो एक नहीं थे। अलग मामले अलग सर्कल्स के हवाले किए गए। इसके अलावा कभी कभी वो दूसरे पार्टिसिपेंट्स को हायर करती थी अपनी रिक्वेस्ट्स पहुंचाने में मदद के लिए। अगर ऐसा ना होता कि हमारे उन चंद सर्कल्स में हमारे लोग हैं और हम इंटेलिजेंस को जोड़ पाते, तो हम उसे नोटिस ही नहीं कर पाते। सेंट ऑफ सीक्रेट्स बोटिस ने हल्का सा सर हिलाकर पूछा, तुमने सीधे एक्शन क्यों नहीं लिया? तुम मुझ तक आ गए। परछाइयों में अंधेरा लहराया और धीमी आवाज में जवाब दिया, बैकलैंड की स्थिति दिन ब दिन कड़ी होती जा रही है। नाइट हॉक्स, मैंडेटेड पनिशर्स और मशीनरी माइंड हाइव एक के बाद एक स्पॉट पर कारपेट स्वीपिंग कर रहे हैं। हम पर बहुत गौर से नजर रखी जा रही है। अगर मैं इस मामले को संभालता तो अगर कोई एक्सीडेंट ना हो तो ठीक है, लेकिन अगर एक्सीडेंट हो गया तो मैं भाग नहीं पाता, क्योंकि मैंने सीक्रेट सॉर्सरर ग्रेज नहीं किया है। इसके अलावा क्या तुम एब्राहम परिवार में सबसे ज्यादा दिलचस्पी रखते हो? बोटिस मुस्कुराकर बोला, मुझे उनमें बिल्कुल दिलचस्पी नहीं है। मैं चाहता हूं कि वो सब मर जाएं। अपनी सुरक्षा के लिए सबसे जरूरी चीज है बदले की कल्ली को शुरुआत में ही तोड़ देना। ये फिलॉसफी है जिसकी मैं पालना करता हूं। ये कहते हुए सेंट ऑफ सीक्रेट्स ने अपनी ब्लैक रोब की पॉकेट से एक क्रिस्टल बॉल निकाला। क्रिस्टल बॉल न साफ था न ट्रांसपेरेंट, जैसे कि उसे अंधेरी रात भर दी गई हो। जब उसने उसे अपने हाथों से छुआ, उसके होंठ कांपने लगे। ये अजीब क्रिस्टल बॉल एक चमकदार रोशनी से भर गई। वो तारों की तरह थे जो धीरे धीरे घूमे और एक कॉम्प्लेक्स सीन बनाया। अभी भी एक्सेप्टेबल है। बोटिस ने अपने राइट हैंड के क्रिस्टल बॉल को देखा और हल्के से सर हिलाकर मान लिया। फिर उसने एक घोस्टली शैडो की तरफ देखा। मुझे डिटेल्स दो। जब उसे पता चला कि आज रात एक खास सर्कल में बियॉन्डर गैदरिंग होगी और टारगेट प्रकट हो सकती है, सेंट ऑफ सीक्रेट्स बोटिस उठा और सेंट टेनेब्रिस किस्मा से बोला, मुझे कुछ तैयारियां करनी है। जब उसने बात खत्म की, उसने अपना राइट हैंड खोला और हल्का सा उठाते हुए उंगलियों को बंद कर लिया। जिस रीजन में वो था वो तुरंत वॉप्ट होकर गायब हो गया। जिन मोमबत्तियों, लहरों, गोल मेज और कुर्सियों का यहां था, वो सब गायब हो गए, सिर्फ टाइल्स और छत छोड़कर। कुछ देर बाद परछाइयां हिली और सब कुछ नॉर्मल हो गया।
सेंट ऑफ सीक्रेट्स बोटिस को कुछ नहीं हुआ, लेकिन सेंट टेनेब्रिस की शक्ल अंधेरे से प्रकट हुई। उसने बोटिस की तरफ देखा और गहरी आवाज में कहा, तुम्हारी सावधानी जरूरत से ज्यादा है। लेकिन ये बुरी बात नहीं है। मैं उम्मीद करता हूं कि मैं समस्या का हल किसी के नोटिस किए बिना कर सकूं। बोटिस ने मुस्कुराकर जवाब दिया, तुम मेरे पीछे आ सकते हो। तुम परछाइयों में छिपकर मेरे सपोर्ट बन सकते हो। तुम सीधे प्रकट नहीं होगे, और अगर कुछ भी गलत लगा तो तुरंत निकल जाओगे। ठीक है। सेंट टेनेब्रिस किस्मा धीरे धीरे परछाइयों से निकल आया। वो जवान और हैंडसम लगता था, उत्कृष्ट फेशियल फीचर्स के साथ, लेकिन उसके चेहरे पर एक हल्की सी अंधेरे की पर्दा लगी हुई थी। बोटिस के पास आने के बाद कहीं से कुछ मायावी च्यूइंग साउंड्स आने लगे। च्यूइंग साउंड्स और डाइजेस्टिंग की आवाज सुनाई दी, साथ ही बिना छिपाए बुराई और भूख। इससे डेमीगॉड बेजान ही कांप उठा। सेंट टेनेब्रिस की आंखें एक सेकंड के लिए जम गईं जब उसने बोटिस के चेहरे पर एक शॉक्ड और सरप्राइज्ड नजर डाली। बोटिस के होंठ मुड़ गए जब उसने एक कुछ हद तक क्रूर मुस्कुराहट दिखाई। कुछ सेकंड्स बाद एक ने टेलीपोर्टेशन का इस्तेमाल किया और दूसरा परछाइयों में घुलकर घर से निकल गया। एक अपार्टमेंट जो सालों से खराब हो रही थी, बैकलैंड के ईस्ट बरो और ब्रिज के इंटरसेक्ट करने वाले इलाके के पहले फ्लोर के कुछ कमरे एक दूसरे से जुड़े हुए थे। जब बोटिस स्पिरिट वर्ल्ड से निकला, बियॉन्डर गैदरिंग 2-3 घंटे बाद होनी थी। अभी तक कोई नहीं आया था। उसने आसपास देखा और बेतरतीब रखी गई लंबी मेज़ों को देखा। माहौल का निरीक्षण करने के बाद उसने अपने राइट हैंड से पर्दा खींचते हुए एक कॉर्नर में गया। इलाका फिर से एक परछाई से घिर गया, डिस्टॉर्ट हुआ, फिर गायब हो गया। इसका कारण ये था कि वहां शुरुआत से कुछ नहीं था। कोई ऑब्जेक्टिव मेजर नहीं थी, इसलिए कोई ये नहीं जान पाता कि एक स्पेस गायब है। वो सिर्फ महसूस करते कि दीवारों और उनके बीच की दूरी थोड़ी कम है, लेकिन गौर से देखा तो सब नॉर्मल था। ये सीक्रेट सोर्सरर की स्पेस कंसीलमेंट एबिलिटी थी। वो इस एबिलिटी का इस्तेमाल करके एक जगह को 2 हिस्सों में बांट सकते हैं और उसका एक हिस्सा छिपा सकते हैं। एक खास दरवाजे से गुजरना पड़ता है। उस पल जिस एरिया को बांटकर छिपा दिया गया था, वहां कमरा नॉर्मल था। वहां फ्लोर टाइल्स थीं, एक छत थी और एक कॉकरोच जमीन पर रेंग रहा था। कॉकरोच बाउंड्री की तरफ दौड़ा और एंडलेस अंधेरे ने उसे रोका। सेंट ऑफ सीक्रेट्स बोटिस ने एरिया का सर्वे करने के बाद अपनी नज़र हवा में एक ट्रांसपेरेंट वॉर्टेक्स पर थमा दी। ये दरवाज़ा था। हर छिपी हुई जगह में ज़रूर एक दरवाज़ा होता है। कुछ सोचकर बोटिस ने ब्लैक रोब की पॉकेट में हाथ डाला, एक क्रिस्टल निकाला और उसे दरवाजे में इंसर्ट कर दिया। आईना ट्विस्टेड हुआ और तेजी से बाहर के दृश्य को रिफ्लेक्ट करने लगा। वहां इधर उधर बिखरी कुर्सियां और लंबी मेजें थीं, जगह खाली थी। इस तरह बोटिस ने इस आईने का इस्तेमाल करके बियॉन्डर गैदरिंग के वेन्यू पर नज़र रखनी शुरू कर दी। सेकंड्स मिनटों में बदल गए जब अलग अलग डिस्गाइजेज में बियॉन्डर्स आए। उनमें से एक हुडिड फिगर ने आदत से खिड़की के पास एक कॉर्नर चुना